यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो विज़न है इसके यहाँ पर PT 365 यहाँ पर हिंदी की आई हुई है, ठीक है। हिंदी की भी 2 दिन पहले आ गई थी, लेकिन अभी साइट में यहाँ पर कल अपलोड हुई है, तो यहाँ मैं आज सुबह करा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से देखो हम लोग देखेंगे यहाँ पर जो टॉपिक है इन्वायरमेंट के, पर्यावरण के, उसको देखेंगे। यहाँ पर अप्रैल 2025 से नवंबर 2025 तक यहाँ पर जो करंट अफेयर्स को कवर की गई है, ठीक है। जिसकी बात आएगी जैसे कि दिसंबर से लेकर के वो आएगी फरवरी तक, दिसंबर से फरवरी तक वो आएगी अपडेटेड मैगजीन में, तो वहाँ से आपको बाद में देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग डिस्कस करेंगे टॉपिक को, देखते हैं। टॉपिक यहाँ पर है जैव विविधता, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी टॉपिक है। जैसे मैंने आपको इंग्लिश वाली जो मैगजीन थी वहाँ पे मैंने इन सब के आपके MCQs कराए हुए थे, ठीक है। तो MCQs मैंने सबके पूरे एनवायरमेंट खत्म करा दिए, वहाँ से आप MCQs देख सकते हो। और यहाँ से मैं आपको डिस्क्रिप्टिव में चीज़ें बताऊंगा कि और भी कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे वहाँ पर एक एक दो क्वेश्चन बनाए थे, यहाँ पर कितने क्वेश्चन और बन सकते हैं वो भी मैं आपको यहाँ से बताऊँगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर टॉपिक है वन जीव और संरक्षण, ठीक है। IUCN की विश्व संरक्षण कांग्रेस, यूनेस्को का यहाँ पर विश्व जीव मंडल जो आरक्षित क्षेत्र है, राइट। और यहाँ पर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, उनसे बात है। तो यहाँ पर जितने भी टॉपिक है सब मैं आप आज पूरे करूँगा यहाँ पे, राइट। कोशिश करेंगे कि जो पहले टॉपिक है जिसको खत्म कर पाए, लेकिन काफ़ी बड़ा टॉपिक है, देखते हैं, कोशिश करेंगे, राइट। आते हैं यहाँ से, आते हैं 1.1 वन्यजीव और यहाँ पर संरक्षण में। यहाँ से पहला है टॉपिक, इसको देखते हैं। ये बोला कि यहाँ पर क्यों न्यूज़ में था, क्योंकि यहाँ पर विश्व संरक्षण कांग्रेस 2025 यहाँ पर अबू धाबी, दूसरा टॉपिक हो गया क्या ये, पहला टॉपिक, हाँ पहला यहीं से स्टार्ट है ना। तो यहाँ से देखते हैं। तो यहाँ पर देखो वन्य संरक्षण को लेकर के यहाँ पर इसमें विश्व संरक्षण का जो कांग्रेस है यहाँ पर दे रखा है, इसमें अबू धाबी में यहाँ पर इसका संपन्न हुई थी, इस वजह से क्या न्यूज़ में थी यहाँ पर, ठीक है। तो इसको देखते हैं। इसमें देखो बोला है कि सदस्यों, यहाँ पर जो सदस्य हैं, सदस्यों की सभा में प्रस्तुत प्रमुख प्रस्ताव, क्या प्रस्ताव इसके प्रमुख थे, जैसे कि यहाँ पर 2045 की जो है उस पर प्रकृति के लिए एकजुट होना, ठीक है। ये 20 या 20 वर्षों के रणनीतिक विजन में को अपनाया गया था। और अबू धाबी कॉल टू एक्शन, इसके तहत यहाँ पर निम्नलिखित 5 क्षेत्रों में कार्यों को संपन्न करता है, ठीक है। कितने क्षेत्रों को, 5 क्षेत्रों को। एक तो प्रकृति के मानव कल्याण जो बुनियादी रूप में इनकी पुष्टि करना, ठीक है। बहुपक्षवाद को सशक्त बनाना और न्याय और समावेशिता को सुनिश्चित करना, ज्ञान नवाचार को बढ़ावा देना, और प्रकृति और यहाँ पर जो जलवायु परिवर्तन है उसके लिए यहाँ पर संसाधनों को बढ़ावा देना। तो यहाँ पर 5 यहाँ पर जो है इसमें लेकर के अबू धाबी में कॉल टू एक्शन करके जो 5 क्षेत्रों को संपन्न करना था, ठीक है। 5 क्षेत्र याद रखना। आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि यहाँ पर अबू धाबी जो यहाँ पर कॉल टू एक्शन यहाँ पर हुआ था, उसके तहत यहाँ पर 5 कार्यों को संपन्न करना था, जिसमें से यहाँ पर कौन शामिल नहीं है, ये इनमें से कौन सा हो सकते हैं पाँचों में। तो करीब 6-7 आपको दे देगा, तो 5 आपको निकालने होंगे। ये इनमें से कोई एक मिस्टेक दे देगा कि अगर इनमें से कौन सा नहीं है, ठीक है। तो आपको ये 5 याद कर लें। आगे देखते हैं। इसमें देखो नए सदस्य बोला है, नए सदस्य यहाँ पर IUCN में 100 से अधिक नए यहाँ पर सदस्य शामिल हो गए, जिसमें से 6 देश आर्मेनिया, ताजिकिस्तान, मार्शल और गैबॉन, तुवालू और जिम्बाब्वे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसके नए सदस्य IUCN में जो भी शामिल हुए हैं, आप लिख सकते हो पॉइंट करके इनको। अगला पॉइंट है यहाँ पर जीवाश्म ईंधन को न्यायोचित रूप से चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए समर्थन करने वाला प्रस्ताव पहली बार अपनाया गया था यहाँ पर, ठीक है। वन्यजीव को यहाँ पर जलवायु को यहाँ पर सहयोगी रूप से मान्यता दी गई थी और उन्हें जलवायु समानुत्थानशीलता के लिए यहाँ पर प्रकृति आधारित पर समावेशी और समाधानों को प्रभावी अभिकर्ता के रूप में स्वीकार किया गया था, ठीक है। तो यहाँ से कुछ पॉइंट आपको देखना है। आगे है, इसको लेकर के थोड़ा सा देख लेते हैं। वहाँ पे देखो जितना इंपॉर्टेंट था मैंने ऊपर आपको बता दिया, ठीक है। उससे और क्वेश्चन नहीं पूछेगा अगर वो टॉपिक पूछता है तो, राइट। बाकी आप MCQs भी सॉल्व करोगे, वहाँ से कुछ आपको और हेल्प मिलेगी। जैसे यहाँ पर है अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण IUCN, इसमें देखो क्या है, इसके पूछ सकते हैं इसकी उत्पत्ति कब हुई थी, 1948, है ना। तो यहाँ पर वर्तमान में सम्मेलन ये विश्व का सबसे बड़ा विविध पर्यावरणीय नेटवर्क है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, इनमें से विश्व का सबसे बड़ा पर्यावरणीय नेटवर्क बोलेगा कि सिटीज़ है ना, या बोल देगा यहाँ पर जो बाघों की गणना करता है यहाँ पर, है ना, वो बोल देगा यहाँ पर ये है। तो आपको याद रखना है IUCN यहाँ पर वर्तमान में विश्व का सबसे बड़ा विधिक पर्यावरण नेटवर्क होगा, ठीक है। इसकी सदस्यता 1400+ यहाँ पर सदस्य हैं जो देश है, प्लस गैर यहाँ पर सरकारी संगठन प्लस शोध संस्थान यहाँ पर इसमें शामिल है। भारत भी इसका सदस्य, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहाँ पर भारत इसका सदस्य मेंबर है। आगे शासन व्यवस्था इनकी कैसी होती है, इनकी शासन व्यवस्था IUCN वर्ल्ड जो कंजर्वेशन है, कांग्रेस की सदस्य सभा सर्वोच्च शासी निकाय होती है। इसकी बैठक प्रत्येक 4 वर्ष में एक बार आयोजित की जाती है। इसकी मेजबानी IUCN के सदस्य देश द्वारा की जाएगी, ठीक है। तो ये सब कुछ आपको याद करना है, ठीक है। इसके एकदम वो है फैक्टर पॉइंट है, मतलब इसके, है ना, यहाँ पर जैसे कि फैक्ट है एक तरह से, वो आपको याद करना है।
आगे देखते हैं टॉपिक। इसी में थोड़ा सा और दे रखा है सुर्खियों में यहाँ पर कुछ रोड मैप जो तैयार करना था 25 से 30 के बीच में क्या है। देखो जो इसमें इंपॉर्टेंट सिर्फ पॉइंट होगा, सिर्फ मैं उसको डिस्कस करूंगा, पूरी मैगजीन को नहीं बताऊंगा, ठीक है। जो पेपर में आ सकते हैं सिर्फ उस पॉइंट को यहाँ पर मैं चर्चा करूंगा। जैसे कि यहाँ पर ये आपसे नहीं पूछेगा इतना, पूछ सकता है आपसे कि ये जो इसका जो दायरा होगा, ठीक है, दायरा क्या है, ये योजना एक पंचवर्षीय पहले, ठीक है। इसका लक्ष्य करीब यहाँ पर 11,000 प्रजाति, जैसे कि 7,000 वनस्पति और 4,000 जीव जंतु की प्रजातियों की विलुप्ति को जोखिम का आकलन करना। किसका? इंडियन नेशनल रेड जो रोड मैप है तैयार किया जा रहा है 2025 से 30, इसको लेकर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इंडियन नेशनल रेड जो रोड मैप विजन 2025 से 30 तैयार किया गया है उसको लेकर यहाँ पर कितनी प्रजातियों को संरक्षण दिया जाएगा। पहला तो क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। दूसरा क्वेश्चन इसलिए पूछेगा कि यहाँ पर जो 11,000 प्रजातियाँ हैं उसमें से यहाँ पर 8,000 प्रजातियों में से नहीं बोल देगा, 11,000 प्रजातियाँ इसमें से ज़्यादा से ज़्यादा प्रजातियाँ इसकी वनस्पति और प्रजातियों की हैं, ठीक है, जबकि यहाँ पर जीव जंतु की प्रजातियाँ कम हैं। तो क्या करेक्ट हो जाएगा? अगर बोल देता है कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रजातियाँ यहाँ पर जीव जंतु की हैं और वनस्पति प्रजातियों की संख्या कम है यहाँ पर, तो देख लेना है आपको, क्योंकि यहाँ पर 7 ये 4 ये है। तो इस टाइप से क्वेश्चन घुमा सकता है। आगे लक्ष्य 2030 तक वनस्पतियों और जीवों दोनों के लिए यहाँ पर राष्ट्रीय रेड डेटा बुक प्रकाशित करेगा, ठीक है। नोडल एजेंसी क्या है? नोडल एजेंसी यहाँ पर इसे पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा इसे प्रोत्साहन किया जा रहा है, ये प्रोत्साहित किया जा रहा है इसको, ठीक है। ये बाकी आपसे यहाँ से कुछ नहीं पूछेगा, यहाँ से पूछ सकता है थोड़ा सा, ये जो लिखा हुआ है कि यहाँ पर किसके द्वारा तैयार किया गया है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि भारतीय जो प्राणी सर्वेक्षण होता है जेडएसआई और भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण द्वारा आयुष्मान और भारत के सेंटर फॉर स्पीसीज जो सर्वाइवल है उसके सहयोग से तैयार किया गया है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय समन्वय में क्या है? ये परियोजना जैव विविधता विषय और कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क जैसे अंतर्राष्ट्रीय अनुरूप होगा इसके, तो ठीक है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ से दो नीचे वाले याद करने के, इसको तैयार किया गया और यहाँ पर इसका समन्वय क्या है, राइट। 2 पॉइंट ये, और जो मैंने आपको बताया कि ये दायरा जो इसका था, ठीक है, और यहाँ पर लक्ष्य इसका क्या होगा, और बस 3-4 पॉइंट यहाँ से देखने हैं, पूरा नहीं पढ़ना है। आगे देखते हैं क्वेश्चन 1.1.1.1, ठीक है। आयुष्मान के प्रमुख उपकरण में देख लेते हैं क्या है। यहाँ पर देखो उपकरण में जैसे कि संकटग्रस्त प्रजातियों की रेड लिस्ट है यहाँ पर, इसमें से इसी वर्ष 1964 में स्थापित किया गया था, ठीक है। और 9 प्रजातियों के वर्गीकरण इसमें करता है, ये कितना 9 श्रेणियों में वर्गीकृत करता है। और इसे प्रतिवर्ष कम से कम 2 बार अद्यतन या अपडेटेड किया जाता है, कितना वर्ष में कम से कम 2 बार। दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है यहाँ से। अब बोलेगा कि यहाँ पर इनको पहले 10 श्रेणी में जो क्या था, इनको पहले 9 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता था, लेकिन अब हाल ही में इसको चेंजमेंट करके 8 श्रेणियों में इसको वर्गीकृत करते हैं। तो क्या गलत हो जाएगा? क्योंकि अभी भी 9 श्रेणी में वर्गीकृत करते हैं। पहला तो यहाँ से घुमा सकता है। दूसरा पॉइंट, इसी प्रतिवर्ष कम से कम 2 बार अद्यतन किया जाता है या 2 बार अपडेट किया जाता है। तो आपसे बोलेगा कि जो ये लिस्ट है इसी यहाँ पर प्रतिवर्ष 1 बार यहाँ पर अद्यतन या अपडेट किया जाता है, या बोलेगा वर्ष में 2 बार या फिर 2 वर्ष में 1 बार इसको अपडेट करते हैं, ठीक है, ऐसे करके बोल देगा। यह बोल देगा 1 मंथ में इसको, मतलब 1 साल में इसको 3 बार अपडेट करते हैं। तो ध्यान रखना है कि यहाँ पर प्रतिवर्ष कम से कम 2 बार, ठीक है, कम से कम लिखा हुआ है, राइट। हाल ही में आयुष्मान जो रेड लिस्ट है उसमें, चलो यहाँ पर देखते हैं इसको आगे। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है पॉइंट। भारत 12 पक्षी प्रजातियों की संरक्षण स्थिति में बदलाव किया इसने, वहीं यहाँ पर 4 प्रजातियों को अधिक संकटग्रस्त सूची में शामिल किया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जिन 4 प्रजातियों को अधिक संकटग्रस्त श्रेणी में शामिल किया उनमें शामिल कौन कौन? एक तो इंडियन कोर्सल, इंडियन रोलर और रूफस टेल्ड लार्क को नीरथ्रेंटेड सूची में शामिल किया गया। लॉन्ग बिल्स ग्रॉसहॉपर बार्बलर को इंडेंजर्ड सूची में शामिल किया गया, है ना। ये आप इस बार थोड़ा सा अपना डेटा अपनी कॉपी में लिख लोगे, राइट, क्योंकि यहाँ पर एक बार यहाँ पर इसी टाइप में न्यूज़ में था, ठीक है, 2019 में, हाँ 2019 में यहाँ पर जो कई सारी प्रजातियाँ चेंजमेंट आई थी इनको, तो यूपीएससी ने कम से कम 2 क्वेश्चन वहाँ से पूछे थे उसी टाइम पे, ठीक है। इस वजह से याद रखना है प्रजातियों को लेकर के, अगर अपडेटेड किया है तो क्वेश्चन यहाँ से घुमा सकता है, पूछ सकता है। आप 2019 का पेपर देखो, वहाँ से आपको प्रजातियों पे क्वेश्चन मिलेंगे, है ना। इन्वायरमेंट का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा था वहाँ पर, ठीक है, उस टाइम ट्रेंड बहुत सारा था इन्वायरमेंट का वहाँ, है ना। आगे आते हैं, यहाँ से सिर्फ इतना देखना है आपको, और यहाँ से तो कुछ इसमें लिखा है सिंथेटिक बायोलॉजी को प्रकृति संरक्षण पर प्रथम नीति को अपनाया गया है। ये सब नहीं पूछना, ये सब नहीं पढ़ना है, ठीक है, इसको हटा दो, टाइम अपना वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सिलेक्टेड है सिर्फ उन चीज़ों को उठाओ,
राइट। क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्वेश्चन मैंने एमसीक्यूज पे आए और यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन बताता जा रहा हूँ, ठीक है। IUCN की रेड लिस्ट में शामिल कुछ श्रेणियाँ होती हैं, आप श्रेणियाँ देख सकते हो क्या क्या यहाँ पर इसकी श्रेणियाँ हैं, ठीक है। 3, 3, 6 और 3, 9, आपको मैंने बताया ऊपर कि 9 श्रेणियाँ होती हैं। इनके बारे में थोड़ा थोड़ा देख सकते हो, आपको घुमा सकता है क्वेश्चन कि सुभेद क्या होता है ना, संकटग्रस्त क्या होता है और गंभीर रूप से संकटग्रस्त क्या होता है, तो आपको मैचिंग करने को दे सकता है, इंडेंजर्ड, वल्नरेबल, है ना। और यहाँ पर जो लीस्ट कंसर्न है या विलुप्त वाली है जो एक्सटेंड है वो, उनको लेकर के डेफिनेशन के हिसाब से मैच करेगा। मैं बोलेगा कौन सा इसमें स्टेटमेंट सही मैच नहीं कर रहा है, तो कब आप कर पाओगे, जब इनको बात में इनके बारे में बात आपको पता होगी, तो इनके बारे में आप एक बार रीड करोगे, ठीक है। क्या यहाँ पर ये है, एक आपको समझ लो होमवर्क टाइप पे मिला है, ठीक है। इसको आपको घर में कवर करना है, ठीक है। आगे आते हैं, नोट करके रख लो, पेज नंबर कौन सा ये, पेज नंबर 7 नंबर में, ठीक है। आगे यहाँ पर है IUCN ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीसीज। इसमें क्या है, देखो इसमें यहाँ पर है ग्रीन स्टेटस ऑफ स्पीसीज का प्रस्ताव IUCN ने 2012 की विश्व संरक्षण कांग्रेस में प्रस्तुत किया था और इसे 2021 में लॉन्च किया था। एक थोड़ा सा की पॉइंट है ना, इसे IUCN की लाल सूची या रेड लिस्ट में आकलन और वैकल्पिक हिस्सा बना लिया जाता है। ये कुछ नहीं पूछेगा इससे। 8 ग्रीन, हाँ यहाँ पर ये देखो इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, यहाँ पर इसकी 8 ग्रीन स्टेटस श्रेणियाँ हैं, है ना। आपसे बोलेगा कि IUCN के तहत यहाँ पर जो ग्रीन स्टेटस श्रेणियाँ 9 हैं, आप वो 9 वाले से घुमा देगा जो ऊपर मैंने बताई थी, तो गलत हो जाएगा। जो ग्रीन स्टेटस की श्रेणियाँ हैं वो सिर्फ 8 ही हैं, ठीक है। एक तो यहाँ पर एक्सटेंट, ठीक है, इन वाइल्ड, क्रिटिकली यहाँ पर डेप्लेटेड, लार्जली डेप्लेटेड और मॉडरेटली डेप्लेटेड और स्लाइटली डेप्लेटेड, फुली रिकवर्ड और नॉन डेप्लेटेड तथा एंडिट मिरनेट। ये तो यहाँ पर आपको ये याद रखनी है 8 श्रेणियाँ। थोड़ा सा नाम इनके अटपटे एक बार आप देखोगे, इनको करोगे, लिखोगे पॉइंट। देखो यहाँ पर जो 8 श्रेणियाँ आ रही हैं इनको आप लिख पाओगे, कोई कॉपी में लिखो, एक नोट्स बना लो एक पेपर का, A4 पेपर का, उसमें जैसे कि 9 प्रजाति ऊपर बताई मैंने वो, यहाँ पे 8 यहाँ पर ग्रीन स्टेटस हैं उनके लिखना है ना। तो आपको लिखते लिखते सब चीज़ें याद हो जाएंगी, एक बार देखोगे और एक बार लिखोगे तो याद हो जाएंगे, ठीक है। IUCN रेड लिस्ट में 100 से अधिक प्रजातियों को IUCN ग्रीन स्टेटस का दर्जा प्राप्त है ना। क्वेश्चन घुमाएगा कि IUCN ग्रीन लिस्ट के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पहला स्टेटमेंट, IUCN रेड लिस्ट में 50 से अधिक प्रजातियों को ग्रीन स्टेटस का दर्जा प्रदान किया गया है। क्या होगा, सही हो जाएगा क्योंकि 100 है, 50 से अधिक सही हो जाएगा। अगर ये बोलता कि ग्रीन स्टेटस का दर्जा यहाँ पर IUCN को यहाँ पर करीब 100 से अधिक प्रजातियों को ग्रीन स्टेटस का दर्जा प्राप्त होगा, ये भी क्या स्टेटमेंट करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर 50 से ज़्यादा थी, है ना। 50 से ज़्यादा वाला गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर 100 से ज़्यादा बोलेगा तो करेक्ट होगा वो, क्योंकि 50 आपका जो सेकंड डिजिट में आता है ना, अगर 100 से बोलता है तो यहाँ पर करेक्ट होता। तो ये बात आपको थोड़ा सा याद रखना है कि क्या यहाँ पर क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। आगे आते हैं, ग्रीन स्कोर 0 से 100 को यह दर्शाता है कि यहाँ पर कोई प्रजाति फुली रिकवर्ड या पूर्ण रूप से पुनः पर्याप्त होने कि कितने निकट है, या कोई फुली प्रजाति से कितने निकट यहाँ पर पूर्ण रूप से पुनर्वास कर रही है, ठीक है। और देखते हैं इसमें, बस इतना ही देखना है यहाँ से और कुछ नहीं। आगे देखते हैं टॉपिक नंबर 2 यहाँ पे इसमें बोला है केंटन आर मिलर पुरस्कार काजीरंगा, केंटन आर मिलर, हाँ ये बोल सकते हैं कि जो केंटर आर मिलर पुरस्कार है इसका गठन विश्व संरक्षित क्षेत्र आयोग ने किया था और WCPA अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण IUCN के 6 तकनीकी आयोगों ने एक यहाँ पर मानता है, ठीक है। यह पुरस्कार राष्ट्रीय उद्यानों में नवाचार और यहाँ पर संरक्षित जो क्षेत्र है संधारिता उसके लिए 2006 में ये शुरू किया है, ठीक है। आपसे बोलेगा कि यहाँ पर केंटन आर मिलर पुरस्कार के बारे में विचार करना है आपको। पहली बात, अगर ये क्वेश्चन पूछा तो बहुत लोगों का क्वेश्चन गलत होगा, क्योंकि इतना डीप में लोग नहीं पढ़ेंगे, है ना, बोलेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, राइट, बल्कि टॉपिक इंपॉर्टेंट यहाँ से कुछ की पॉइंट इसके इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये बोलेगा ये पुरस्कार प्रत्येक 1 वर्ष में यहाँ पर दिया जाता है, या बोलेगा प्रत्येक 3 वर्ष में यहाँ पर दिया जाता है, ये प्रत्येक 2 वर्ष में दिया जाता है, ठीक है। तो 2 वर्ष में एक बार यहाँ पर दिया जाता है तो ये बात करेक्ट हो जाएगी। अगर 3 बोलेगा तो गलत है, 1 बोलेगा तो गलत है, ठीक है। एक बार यहाँ से आपका क्वेश्चन हो गया स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट होगा कि बोलेगा ये पुरस्कार राष्ट्रीय उद्यानों में नवाचार और संरक्षित क्षेत्र को संधारिता के लिए यहाँ पर 2005 में शुरू किया गया था, जिसका अभी हाल ही में 20 साल पूरा हुआ है। तो क्या होगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 2006 में शुरू किया गया था, इसको लेकर के 20 साल पूरा हुआ है ना। ये बात याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। और इसका गठन बोले तीसरा स्टेटमेंट देगा कि यहाँ पर इसका गठन विश्व संरक्षित क्षेत्र आयोग WCPA ने किया था, ठीक है। तो क्या होगा, ये बात करेक्ट है, किया था इसने। और अंतर्राष्ट्रीय संगठन IUCN ने कि 6 तकनीकी आयोगों में से एक मानता है, ये बात सही जाएगी। ऐसे करके स्टेटमेंट आपसे घुमा सकता है यहाँ से, तो याद रखना है आपको। आप स्टेटमेंट लिखते जाओ जो मैं बताते जा रहा हूँ, ठीक है। IUCN स्पीसीज सर्वाइवल
कमीशन ये दे रखा है यहाँ पर। इसमें क्या पूछ सकता है, इसमें आपसे थोड़ा सा, इसमें तो कुछ नहीं पूछेगा क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा देखो ये देख सकता है कि यहाँ पर आयुष्यन को जैव ऊर्जा संरक्षण जो प्रजाति है उसके महत्व को लेकर के ये जानकारी प्रदान करता है, ये नहीं पूछेगा, इसको हटाते हैं। ठीक है, आगे आयुष्यन वर्ल्ड अगर पूछेगा भी तो मैंने आपसे यहाँ पे एमसीक्यूज ऊपर दिए होंगे। ठीक है, अगर आपसे टॉपिक क्वेश्चन पूछे जो मैं टॉपिक हटाता चाहूँ कि नहीं पूछेगा तो इसके मैंने एमसीक्यूज बनाए। एमसीक्यूज आप जाके देखोगे तो यहाँ से एमसीक्यूज आपके मिलेंगे इसको। ठीक है, यहाँ से बाकी क्वेश्चन और नहीं बना सकता इसके। आयुष्यन वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक फॉर रिपोर्ट जो है ये क्या है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। ये देखो आयुष्यन विश्व धरोहर आउटलुक फॉर रिपोर्ट यहाँ पर जारी की गई है। इस रिपोर्ट में प्राकृतिक और मिश्रित विरासत स्थलों की सूची को आकलन किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये बोलेगा सकारात्मक संरक्षण आउटलुक वाले प्रतिशत में पहली बार काफ़ी कम हो गया। तो यहाँ पर देखो आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा आयुष्यन वर्ल्ड हेरिटेज फॉर आउटलुक रिपोर्ट है उसके बारे में विचार करना है। ठीक है, ये बोलेगा कि यहाँ पर पहला स्टेटमेंट मानस राष्ट्रीय उद्यान और पश्चिमी घाट भी यहाँ पर सिग्निफिकेंस कंसर्न श्रेणी में शामिल किया गया है इस रिपोर्ट के तहत। पहली बात करेक्ट हो जाएगी, ये दे रखा है। दूसरी बात बोलेगा सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान 2025 से 2030 तक के लिए संरक्षण के लिए आउटलुक में गिरावट देखने के लिए यहाँ पर आगे की लोग पुष्टि की गई है, ऐसा करके बताएगा तो गलत हो जाएगा क्योंकि 20 से 25 में गिरावट देखी गई है। ठीक है, और पहले इसे गुड विद कंसर्न रेटिंग दी गई थी लेकिन अब इसे सिग्निफिकेंट कंसर्न रेटिंग दी गई है, ऐसे करके बताएगा आपको। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट दे देगा कि यहाँ पर जो कंजर्वेशन आउटलुक रेटिंग है इसमें केवल कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को यहाँ पर गुड रेटिंग प्राप्त हुई है। जहाँ पर आप देखेंगे केवल लिखा है तो इसका मतलब गलत होगा, है ना, बल्कि सही है, तो यहाँ पर सही हो जाएगी बात। यूपीएससी भी आपसे ज़रा चालाक हो गया कि यहाँ पर जहाँ केवल है ना उस तब स्टेटमेंट को सही वाले स्टेटमेंट में रखने लगा है, लेकिन सभी नहीं सही है, कुछ सही देने लगा है ना। तो यहाँ से क्या है, तो ये सब आप क्वेश्चन बना सकता है। आगे देखते हैं 1.1.2 शेर या पैंथेरा लियो, इसको देखते हैं, इसके बारे में थोड़ा पढ़ना है। शेर का ग्रीन स्टेटस, इसकी आबादी काफ़ी हद तक कम या लार्जली डिप्लेटेड हो गई है। ठीक है, विलुप्त क्षेत्र शेर उत्तरी अफ्रीका और दक्षिणी पश्चिम एशिया में विलुप्त हो चुके हैं। ठीक है, और यहाँ पर जैसे कि इनकी संरक्षण सफलता है पश्चिम और दक्षिण मध्य अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका तथा भारत के कुछ हिस्सों में यहाँ पर भी प्रयास के लिए इनकी संभावित विलुप्ति को रोकने में मदद मिल रही है ना। तो ये ग्रीन स्टेटस असेसमेंट है, उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। इनको 2 पॉइंट देख लेते हैं, इसके आगे देखते हैं। ये कहाँ पर है, परसिस्ट 1 में सिटीज़ की और वल्नरेबल स्थिति में आयुष्यन की, और यहाँ पर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972 की अनुसूची 1 के तहत। ठीक है, ये सब बातें आपको ये याद रखनी है। मानदंड क्या होता है, एशियाई शेर में कुछ पॉइंट देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर भारत के गिर में पाया जाता है। ठीक है, और ये सहारा उप सहारा यहाँ पर सवाना घास के मैदानों में पाया जाता है। ये पेचकर छोटा और गहरा विरल अयाल, कान लगभग स्पष्ट दिखाई देते हैं, और ये पेचकर घना बड़ा और अयाल अक्सर कान और गर्दन ढक लेते हैं। दोनों बातें आपको याद रखनी है। ठीक है, आगे देखते हैं। और इनका जो आकार होता है अफ्रीकी शेरों से थोड़ा छोटा होता है, ये बड़े होते हैं। संरक्षण प्रोजेक्ट लाल जो लायन है, इसकी घोषणा 15 अगस्त 2020 में की गई थी। इसका 5 साल पूरा हो चुका है। ठीक है, तो यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि 5 साल पूरा हो चुका है 2025 में इसका। ठीक है, आगे आते हैं। कहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, यही पूछेगा कि यहाँ पर जो शेर है किस यहाँ पर सूची में शामिल किया गया है ना, और अफ्रीकी शेर की तुलना अगर करेगा तो यहाँ से पूछ सकता है, बस इससे ऊपर और कुछ नहीं पूछेगा इसमें। आगे देखते हैं। नोट में दे रखा है यहाँ पर वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 के तहत किए गए संशोधन के अनुसार सिटीज साइट्स के परिशिष्टों के अंतर्गत आने वाली प्रजातियों को अब इस अधिनियम की अनुसूची 4 शेड्यूल में यहाँ पर सूचीबद्ध किया गया है। वर्धा एशियाई शेर, इसमें यहाँ पर एक दूसरे के लिए पर्यावास के लिए उभर रहा है। ठीक है, और इसकी स्थिति गुजरात के पोरबंदर और देवभूमि द्वारका जिले में स्थित है। प्रमुख यहाँ पर वनस्पति जात गोरड, बबूल, घाव, रायन, बेर, जामुन, इमली, दुग्धो, बांस, ये सब है। और प्रमुख प्राणी जात सांभर, चीतल और चिंकारा है। आगे देखते हैं। यूनेस्को का विश्व जीव मंडल आरक्षित नेटवर्क, यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क बायोस्फीयर रिजर्व, ये इसमें यहाँ पर हाल ही में यूनेस्को के 26 नए स्थलों को वन्यजीव संरक्षण या विश्व जीव मंडल आरक्षित क्षेत्र में यहाँ पर शामिल किया गया। इसमें यहाँ पर भारत के हिमाचल प्रदेश का शीत मरुस्थल रिजर्व जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र शामिल है। ठीक है,
तो इसमें यहाँ पर क्या पूछेगा आपसे, देखते हैं। यहाँ से बोल सकते हैं आपसे कि जो इसकी स्थापना WNBR है ना, इसकी स्थापना 1976 में की गई थी। इसका प्रबंधन यूनेस्को और मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व के प्रोग्राम के तहत किया जाता है। पहली बात करेक्ट है। दूसरा बोलेगा ये एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम होगा। ठीक है, बात सही है, ये भी सही है। इसका उद्देश्य है कि मनुष्य और पर्यावरण के बीच संबंधों को बेहतर बनाना और इनकी वैज्ञानिक आधार तैयार करना। 3 स्टेटमेंट देगा, तीनों स्टेटमेंट यहाँ से करेक्ट है क्योंकि तीनों बातें यहाँ पर एकदम सही दे रखी है। ठीक है, आगे यहाँ पर है और क्या पूछ सकते हैं। मध्य अफ्रीकी द्वीप जो है उसने यहाँ पर साओ टोम एंड प्रिंसिपे, इसने यहाँ पर क्या विश्व का ऐसा पहला देश बन गया जिसने अपने पूरे क्षेत्र में जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र को घोषित कर दिया है। ठीक है, एमएबी के तहत, एमएबी मैन एंड जो बायोस्फीयर रिजर्व है, ठीक है, इसके तहत जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में कैसे यहाँ पर नामित किए जाते हैं, तो इसको आप थोड़ा रीड करोगे, है ना, कैसे आरक्षित में किए जाते हैं। क्वेश्चन नहीं पूछेगा लेकिन एक बार आपको पता होना चाहिए, राइट। एक वर्क मैंने वो दिया था, दूसरा वर्क आपको ये दे दिया है पेज नंबर 9 पर, इसको नोट कर लेना है। ठीक है, ये इतने का स्क्रीनशॉट कर लो ऐसे करके, और मैं आपको पीडीएफ टेलीग्राम पर दे दूंगा, वहाँ से आप पढ़ लोगे। साइड में लिखते जाओ कहीं पर पेज नंबर 9 के थोड़ा सा ऊपर, और स्क्रीनशॉट कर लोगे तो आपको मिल जाएगा ये। तो इतना टॉपिक आपको थोड़ा सा पढ़ना है, ऊपर जो पढ़ना था वो भी मैंने आपको बताया। 2 टॉपिक आपके पढ़ने हैं। अगला आते हैं शीत मरुस्थल जो मंडल आरक्षित क्षेत्र है उसके बारे में। यहाँ पर भी कुछ इतना खास नहीं है। बायोम क्या है? बायोम यहाँ पर शीत मरुस्थल बायोम का निर्माण करता है। यहाँ पर जो संरक्षित क्षेत्र, इसमें से भी शीत, इसमें से वन लाइनर के यहाँ पर पॉइंट दे रखे हैं, है ना। तो यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर ये भारत का सबसे ऊंचा या पहला ऊंचाई वाला शीत मरुस्थल जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र है। यहाँ से भी नहीं पूछेगा। देखो ये एक बार क्या करना है, इसको भी आपको रीडिंग मारनी है ना, क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन नहीं पूछेगा, लेकिन मैंने क्वेश्चन यहाँ पर बनाया हुआ है, जो एमसीक्यूज वहाँ पर क्वेश्चन बनाया हुआ है, वहाँ से आपको एमसीक्यूज करना है। साथ में एक बार आप इसको रीड करोगे तो वो 2 चीज़ें आपके यहाँ से कवर हो जाएंगी, एमसीक्यूज प्लस आप यहाँ से इसको जो रीडिंग करोगे वो। ठीक है, तो ये पूरा आपको रीडिंग करना है, कुछ पॉइंट आपको मिलेंगे, आपको पॉइंट नोट करते जाना है। ठीक है, क्वेश्चन मैंने आपको एमसीक्यूज में बना दिया है, आप एक बार एमसीक्यूज भी सॉल्व करोगे तो वहाँ से आपका ये पूरा टॉपिक अच्छे से कवर हो जाएगा। ठीक है, आते हैं 1.1.3 में वन्य संरक्षण अधिनियम 1972। बाकी कुछ डाउट रहता है किसी टॉपिक में तो आप मुझसे पूछ सकते हो। ठीक है, टेलीग्राम पे भी। वन्य संरक्षण अधिनियम 1972 के यहाँ पर प्रोटेक्शन जो है एक्ट 1972, उसमें देखते हैं इसमें क्या है, इसमें यहाँ पर क्या क्वेश्चन बन सकता है वो उसको देखते हैं। अनुसूची 1 में क्या है, उच्चतम स्तर का संरक्षण प्राप्त वन्य प्रजातियां। अनुसूची 2 में देखो आपसे दे देगा, आपको अनुसूची दे देगा 1 2 3 4, यहाँ पर दे रखा है ना, ये दे देगा और इनको ऊपर नीचे घुमा देगा, इसको ऐसे दे देगा, इधर के इसको दे देगा, ऐसे करके घुमा देगा सबको। बोलेगा इनमें से कौन सा सम्मिलित नहीं है, या बोलेगा इनको सम्मिलित कीजिए, है ना। तो आपको पता होना चाहिए अनुसूची फर्स्ट में क्या होता है, सेकंड में क्या होता है, और थर्ड में क्या है, और फोर्थ में क्या है। एक बार आपको पढ़ने से आएगा, तो चारों बातें आपको यहाँ से याद करना है। ठीक है, लिख लेना है, ऊपर ही मैंने बताई थी बातें जो, वो भी बातें आपको लिखनी है। ठीक है, क्वेश्चन कहीं ना कहीं देखने को आपको मिलेगा इसमें, अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो। ठीक है, ये भी नहीं कह रहा हूँ कि हाँ क्वेश्चन पूछ ही जाएगा, नहीं, अगर पूछा जाता तो आपको यहाँ से देखने को मिलेंगी चीज़ें। आगे रहते हैं वन्य संरक्षण बोर्ड प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में, राज्य वन्य बोर्ड, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण और वन्य अपराध जो नियंत्रण ब्यूरो जैसे संस्थागत निकाय इसकी स्थापना से संबंधित प्रावधान करते हैं। ठीक है, आपसे बोलेगा कि राष्ट्रीय जो वन्य बोर्ड है इसकी स्थापना से संबंधित जो प्रावधान है कौन करता है, तो राज्य वन्य बोर्ड। ठीक है, और केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण, वन्य अपराध जो नियंत्रण ब्यूरो जिसे यहाँ पर प्रावधान करते हैं इसका। आगे यहाँ पर है धारा 11 और 12 के तहत प्रावधानों के तहत विषय को छोड़कर, कुछ संबद्ध विषयों को छोड़कर ये अधिनियम अनुसूची 1 2 3 4 में सूचीबद्ध किसी भी जंगली जानवर के शिकार पर रोक लगाते हैं। ठीक है, कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखते हैं यहाँ से इसमें जैविक विविधता और यहाँ पर जैविक संसाधन और उनसे संबद्ध ज्ञान तक पहुंच लाभों को उचित न्यायसंगत साझाकरण। इसके बारे में देखते हैं क्या यहाँ पर क्वेश्चन होगा इसमें क्या क्वेश्चन बन सकता है, देखते हैं इसको। इसमें यहाँ से आप पढ़ सकते हो कि यहाँ पर जो कृत्रिम औषधि, हाँ यहाँ से देखो जैसे ये लिखा है उचित मूल्य वाले जैविक संसाधन जैसे लाल चंदन, अगरवुड, ठीक है, और उनके लिए साझाकरण, नीलामी, बिक्री, खरीद राशि आय के लिए, प्राप्त आय के लिए 5% से कम नहीं होना चाहिए, है ना। और वाणिज्य उद्योग के मामले में
ये राशि 20% से अधिक हो सकती है। अनुसंधान और गैर उसको लेकर के ये भी कुछ खास नहीं इंपॉर्टेंट है। ये आपको नहीं पढ़ना है, छोड़ो, ठीक है। इस डेटा पर मैंने एक क्वेश्चन दे रखा है, वो एमसीक्यूज वहाँ से आप करोगे, राइट। यहाँ से टॉपिक को छोड़ते हैं, बाकी एमसीक्यूज आपको यहाँ से कवर कर देगा काफ़ी चीज़ें। वो आगे आते हैं। अगर रीड करना चाहते हो तो एक बार रीड करते हो, तो जो यहाँ पर डार्क पॉइंट है सिर्फ इनको रीड कर सकते हो चाहते हो तो, लेकिन क्वेश्चन यूपीएससी नहीं पूछेगा इनसे, ठीक है, छोड़ दो सकते हो, इसको हटा सकते हो। आगे आते हैं। पहुंच और लाभ साझाकरण एबीएस के बारे में, जैव विविधता अभिसमय सीबीडीएस को लेकर के यहाँ पर देखो दे रखा है कुछ पॉइंट। तो यहाँ से इसको मैट यहाँ से देखो, इसको करते हैं जैव विविधता अभिसमय, ये थोड़ा सा सही है। ये क्या है? ये एक अंतर सरकारी संधि है जिसे 1992 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास सम्मेलन रियो 25 सम्मेलन में अपनाया गया था, ठीक है। इसके यहाँ पर सदस्य कितने 196 हैं, भारत भी इसका सदस्य इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। और जैव विविधता अधिनियम 2002 में अधिनियमित किया गया था। ये 3 प्रमुख इसके लक्ष्य हैं: जैव विविधता संरक्षण करना और जैविक संसाधनों को संधारणीय उपयोग और लाभों को न्यायसंगत और समान वितरण प्रदान करना, ठीक है। तो ये सब याद कर सकते हो। यहाँ पर कुछ इसके प्रोटोकॉल है, जैसे कि कार्टेजना जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल 2003 और पहुंच और लाभ साझाकरण नगोया प्रोटोकॉल, है ना। तो ये बात थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर सकते हो। देखो जितने भी यहाँ पर आ रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर लास्ट पॉइंट में आ रहे हैं सीबीडी आया, ऊपर कुछ और आया था, है तो यहाँ पर आप पॉइंट करके लिखते जाओ। यहाँ पर इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, हेडक्वार्टर क्या है, सदस्य कितने, ऐसे नहीं लिखना कि आप लिखते चले जाओ, नहीं, आपको सीधा लिखना है सीबीडी लिखा, उत्पत्ति कब है, ठीक है, उत्पत्ति, सदस्य यहाँ पर कितने ऐसे लिख लो, उत्पत्ति यहाँ पर लिख लो, कितने यहाँ पर प्रमुख लक्ष्य हैं इसके, ऐसे करके आप लक्ष्य लिख लो, और कितने प्रोटोकॉल हैं, तो ऐसे करके लिखोगे तो आपको दूर से फ्रेम दिखेगा। पेपर टाइम में अगर क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से फ्रेम आपको दिखेगा कि हाँ इस साइड ये था, इस साइड ये था, है ना। तो ऐसे करके याद करो। आगे देखते हैं। यहाँ पर इसका कार्यान्वयन जो है, इस अधिनियम को संवैधानिक निकायों की निम्नलिखित त्रिस्तरीय प्रणाली से लागू किया था। कौन कौन सी? यहाँ पर जो लाभ और पहुंच साझाकरण है, ये भारत की विधिक रूपरेखा को 3 यहाँ पर त्रिस्तरीय माध्यम से लागू करते हैं। एक तो यहाँ पर राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एनबीए, राज्य जैव विविधता बोर्ड राज्य स्तर पर जो होता है एसएसबीबी, और जैव विविधता प्रबंधन समिति, इसको लेकर के यहाँ पर जिसमें पंचायत और नगर पालिकाएं शामिल होती हैं। तो यहाँ पर त्रिस्तरीय जो प्रणाली होती है उसके तहत यहाँ पर लागू की जाती है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे आते हैं, बाकी कुछ नहीं देखना है आपको। क्वेश्चन टॉपिक नंबर 1.1.5 वन्यजीव पर्यावरण जो है एकीकृत विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना। क्या यहाँ पर केंद्र प्रायोजित योजना इसकी देखते हैं। इसमें यहाँ पर देखो, इसका यहाँ पर जो नोडल मंत्रालय ये वन्यजीव और पर्यावरण मंत्रालय यहाँ पर होगा। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसका जो मंत्रालय, और ये क्या है, ये एक प्रकार का केंद्र प्रायोजित योजना है, ठीक है। और केंद्र प्रायोजित योजना मतलब क्या है कि यहाँ पर कुछ % गवर्नमेंट पैसा देगी, कुछ % यहाँ पर सेंट्रल और स्टेट दोनों, है ना। उद्देश्य क्या होगा इसका? वन्यजीव संरक्षण और संवर्धन गतिविधियों को संचालन करना, ठीक है। इनकी वित्तीय सहायता राज्य और संघराज्य क्षेत्र और सरकारों द्वारा प्रदान की जाएगी। संरक्षित क्षेत्र कौन कौन से होते हैं इसके तहत? यहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव संरक्षण व अभ्यारण्य और संरक्षण रिजर्व और सामुदायिक रिजर्व इसका समर्थन प्रदान करेंगे, ठीक है। और गंभीर रूप से संकटग्रस्त जो है क्रिटिकल इंडेंजर्ड प्रजातियों को उनके पर्यावरण को बचाने के लिए पुनर्प्राप्ति कार्यक्रम संचालित करना। अब तक पुनर्प्रजाति जो कार्यक्रम है ये इसके अंतर्गत हिम तेंदुए, एशियाई शेर, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड सहित यहाँ पर 22 प्रजातियों की पहचान की गई है। तो ये सब प्रजातियाँ न्यूज़ में भी हैं, इनके सबको आपको पढ़ना भी है इनके बारे में, ठीक है। तो ये पढ़ सकते हो। और ये सब स्टैटिक आपके पास अगर नोट्स होगा ना तो वहाँ से आप कवर कर सकते हो सब चीज़ों को। पॉइंट आप लिखते जाओ क्या क्या चीज़ें मुझे बाहर से पढ़नी और, है ना। तो आपको यहाँ से देखो, जरूरी नहीं कि PT 65 यहाँ से पढ़ो और यहीं से कवर हो जाएगा, कुछ चीज़ें आपको बाहर से भी करनी होगी, राइट। आगे आते हैं। स्लॉथ बियर भालू, इसकी विशेषता क्या होती है आप देख सकते हो इनको। इनको पूरा नहीं पढ़ना है, सिर्फ आपको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन की स्थिति क्या है, अनुसूची किसमें, परिशिष्टि क्या है और स्थिति इनकी क्या वल्नरेबल IUCN की स्थिति में, है ना ये। और यहाँ पर ये क्या है ना, कहाँ खोजे गए। तो देखो जैसे कि यहाँ पर दीमक और चींटियाँ खाने में विशेषज्ञ हैं ये। अन्य भालू प्रजातियों में विपरीत शीत निद्रा नहीं करते हैं ये, ठीक है। एक बार सब पूरा रीडिंग मानिए सबकी, क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो माइंड में सेट होना चाहिए क्या पर पूछ रहा था। और एकाकी अधिकांशता रात्रिचर और फुर्तीला तथा भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे आक्रामक प्रजातियों में से एक मानते हैं इसको। ये इंपॉर्टेंट है कि भारतीय उपमहाद्वीप जो प्रजाति है उसमें आक्रामक प्रजातियों में एक मानते हैं इसको, ठीक है। वन और घास के मैदान में ये पाए जाते हैं। भारत, नेपाल और श्रीलंका के निवासी है। आपसे बोलेगा ये एशिया में, ज़्यादातर एशिया में पाया जाता है। सही है, क्योंकि भारत और नेपाल जो है श्रीलंका से हमारा एशिया में आएगा, है ना। यह बोल देगा भारत के पड़ोसी देशों में पाया जाता है, तो ये घुमा करके पूछेगा तो सही हो जाएगा।
आगे इनका संरक्षण प्रयास है जो ये प्रोजेक्ट स्थलबेयर 2025 दरोची स्लॉथ भालू अभ्यारण्य कर्नाटक एशिया का पहला समर्पित भालू स्लॉथ अभ्यारण्य होगा। एशिया का पहला इस वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से। ठीक है, आगे देखते हैं इनके यहाँ पर संघर्ष को लेकर खतरा भी है क्योंकि यहाँ पर 20,000 से कम है ये। प्रोजेक्ट चीता, प्रोजेक्ट यहाँ पर चीता है, इसके में देखते हैं प्रोजेक्ट चीता के बारे में। ये यहाँ पर 2022 में शुरू की गई एक ऐतिहासिक वन्यजीव संरक्षण पहल है। ठीक है, इसका यहाँ पर 4 साल पूरा हुआ है और उद्देश्य इसका 1940 के दशक के अंत तक 1950 के दशक की शुरुआत में विलुप्त हो चुके चीतों के भारत में फिर से वापस बसाना है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है उद्देश्य इसका। और ये प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत संचालित होता है जिसे यहाँ पर 2023-24 में प्रोजेक्ट टाइगर एंड यहाँ पर एलिफेंट्स यहाँ पर इसका नाम दिया गया था। कुनू राष्ट्रीय उद्यान में 30 चीतों को दिसंबर 2025 तक आबादी मौजूद है इसमें, है ना, याद रखना। कुनू राष्ट्रीय उद्यान जो है वहाँ पर 30 चीते यहाँ पर अभी देखे गए। यहाँ पर जो इनकी आबादी कुल है 30 है, कब तक, जो दिसंबर 2025 है उसकी डेटा तक यहाँ पर। ठीक है, इसकी जो कार्यान्वयन एजेंसी होती है कौन होती है, NTCA, बाघ संरक्षण प्राधिकरण, राइट। NTCA केंद्र पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन एक सांविधिक निकाय होगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है। इसका गठन 2006 में संशोधित वन्यजीव संरक्षण नियम 1972 के प्रावधानों के तहत किया गया था। इसका 20 साल पूरा हो चुका है, तो काफी इंपॉर्टेंट है प्रोजेक्ट चीता। ठीक है, प्रोजेक्ट चीता संचालन समिति, इसका गठन 2023 में NTCA ने किया था और इसका प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन करना और परामर्श देना इसका काम होता है। इसके उद्देश्य क्या होते हैं, उद्देश्य यहाँ पर आपसे नहीं पूछेगा, इसको उठा दो। ठीक है, इतनी बातें यहाँ से इंपॉर्टेंट है, राइट। आगे यहाँ पर दे रखा है एशियाई चीता और यहाँ पर अफ्रीकी चीता में कुछ डिफरेंस दे रखा है, आप देख सकते हो इनको। ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में अनुसूची 1 और यहाँ पर परिशिष्ट 1 है ना, क्रिटिकल एंडेंजर्ड, और यहाँ पर जो अफ्रीकी चीता है ये वल्नरेबल स्थिति में, सिटीज 1 सिटीज के परिशिष्ट 1 में, राइट। ये थोड़ा सा डिफरेंस देख सकते हो दोनों में। विशेषता क्या होती है, विशेषता आप इनमें देख सकते हो क्या है ना। आगे आते हैं गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य, इसके बारे में। इसकी अवस्थिति क्या है, देखो गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य जो है ये पूर्वी मध्य प्रदेश में अवस्थित है। इस क्षेत्र में निमोड़ क्षेत्र के नाम से इसे जाना जाता है। ठीक है, यहाँ पर चंबल नदी के पास। ठीक है, और यहाँ पर आपसे बोलेगा गांधी सागर वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। पहली बात, इसकी अवस्थिति पूर्वी मध्य प्रदेश में अवस्थित है और इस क्षेत्र में निमाड़ के नाम से इसको जानते हैं। पहली बात करेक्ट है। दूसरा, इसके पास से जो नदी बहती है वो चंबल है, ये बात सही है। अगला, तीसरी बात बोलेगा यहाँ से कि यहाँ पर जो वृक्ष की प्रजाति है ज़्यादातर यहाँ पर पलास और करधई वृक्ष की प्रजातियाँ देखी जाती हैं, ये भी बात यहाँ पर सही हो जाएगी, राइट। 3 बातें ऐसे करके आपसे पूछ सकते हैं, तो यहाँ पे तीनों याद रखना है, बाकी और भी तो पढ़ सकते हो। आगे यहाँ पर और टाइगर रिजर्व देखते हैं, इसमें यहाँ पर न्यूज़ में था टाइगर रिजर्व यहाँ पर है, सफारी टाइगर्स जो है उसको लेकर के यहाँ पर न्यूज़ में था। ये सफारी टाइगर पर यहाँ पर रोक को लेकर के किसी भी टाइगर सफारी की अनुमति नहीं दी गई थी। इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कुछ यहाँ पर दिशा निर्देश जारी किए थे, है ना। तो यहाँ से आपको ये नहीं पूछेगा, मैं बता देता हूँ कि क्वेश्चन क्या पूछ सकता है। यहाँ से ये पूछ सकता है इधर से टाइगर रिजर्व के बारे में। प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में तहत यहाँ पर बाघों को दीर्घकालिक संरक्षण हेतु कानूनी रूप से संरक्षित क्षेत्र होता है। इसके निम्नलिखित शामिल कुछ क्षेत्र होते हैं, जैसे कि कोर क्षेत्र, है ना। इसमें यहाँ पर ये पूर्णतः अनुल्लंघनीय होता है। ठीक है, और यहाँ किसी भी प्रकार का पर्यटन या व्यावसायिक गतिविधि की अनुमति नहीं होती है, इंपॉर्टेंट बात है। NTCA द्वारा घोषित अगर होगा तो क्या होगा, NTCA अगर द्वारा घोषित होगा तो यहाँ पर यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत एक सांविधिक निकाय होगा और राज्य सरकारें संभावित स्थलों का प्रस्ताव करती हैं जिन्हें NTCA द्वारा अनुमोदित और अनुसूचित किया जाता है। कुल यहाँ पर रिजर्व 58 है। इसमें नवीनतम यहाँ पर कौन है, मध्य प्रदेश माधव टाइगर रिजर्व और यहाँ पर रतापानी वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, कुल 58 है, जिसमें से यहाँ पर 2 ये नए हैं। NTCA की सलाह पर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के प्रावधानों के अनुसार राज्य सरकारों द्वारा अनुसूचित किया जाता है। तो ये सभी 4-5 पॉइंट आपको यहाँ से याद करने हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, NTCA की सिफारिश और यहाँ पर राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ के अनुमोदन की सीमाओं के कोई परिवर्तन नहीं किया सकता। इंपॉर्टेंट बात है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है ये। आगे आते हैं यहाँ पर, इसमें इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, इसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर ये यहाँ पर है, इसमें मुख्यालय समझौते दे रखे हैं। तो देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछेगा, बोलेगा इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में आपको विचार करना है। पहली बात,
ये बोलेगा इसका उद्देश्य है कि यहाँ पर 7 बड़ी बिल्लियों के यहाँ पर संरक्षण प्रदान करना। पहली बात यहाँ पे करेक्ट होगी। ये मैंने बहुत बार क्वेश्चन कराया, एमसीक्यूज कराया मैंने बहुत बार, है ना। तो वहाँ पर बहुत जगह दे रखा 5 बिल्लियों को, 6 बिल्लियों को, तो 7 बिल्लियाँ आपको याद रखना है। 7 बड़ी बिल्लियों को, बिग कैट को लेकर के यहाँ पर इन पे संरक्षण होगा, ठीक है, करना। सेकेंड बात यहाँ से देगा आपको स्टेटमेंट में, ये बोलेगा इसकी उत्पत्ति भारत द्वारा 2024 में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के उस उपलक्ष्य में की गई थी। तो बात गलत हो जाएगी क्योंकि 2023 में की गई थी, ठीक है। तीसरी बात देगा कि यहाँ पर ये एक यहाँ पर अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, एक विधि का ये बात करेक्ट हो जाएगी, राइट। और यहाँ पर इसकी सदस्यता देशों में स्टेटमेंट 4 बोलेगा जो सदस्यता देशों में यहाँ पर बहुदेशीय और बहु एजेंसी गठबंधन शामिल होते हैं, जिसमें यहाँ पर बड़ी बिल्ली की आबादी वाले उनके संरक्षण की रुचि रखने वाले देश शामिल होते हैं। ये बात करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। कौन सी गलत है कौन सी सही मैंने आपको यहाँ से बता दी, इसके बाद स्टेटमेंट आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। आगे आते हैं। और एक बार ये भी पूछ सकता है कि यहाँ पर IBC है, इसकी सभा सर्वोच्च न्यायालयकारी निकाय होता है, ये कम से कम प्रत्येक 2 वर्ष में एक बार आयोजित की जाती है। पूछेगा नहीं, वैसे एक बार आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पर भी जो 2025 में नई दिल्ली में प्रथम सभा आयोजित की गई थी और भारत के पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा IBC के अध्यक्ष के रूप में अनुमोदित किए गए थे। तो IBC के बारे में थोड़ा सा ये सभा लिख लेनी आपको कॉपी में, ठीक है। आगे आते हैं। स्टेटस ऑफ स्मॉल कैट्स इन टाइगर लैंडस्केप फॉर इंडिया रिपोर्ट के बारे में विचार करना देखते हैं। इसमें क्या है, इसमें पूछेगा आपसे विडोल जो प्रजातियां होती हैं ये शीर्ष मांसाहारी जानवरों में से एक विविध समूह होता है और ये फेलिडे के कुल उप समूह से फेलिना के अंतर्गत आती हैं। ये लगभग सभी प्रकार के स्थलीय बायोम जैसे जंगल, रेगिस्तान, पहाड़ आदि में पाई जाती हैं, है ना। यहाँ पर क्या हो तो विडोल प्रजातियों के बारे में बता रहा है, राइट। तो इसको देख सकते हो, विडाल प्रजातियां जैसे कि स्मॉल कैट्स हैं उनको लेकर छोटी बिल्ली, है ना, ये भी बता सकते हैं। भारत में कुल 10 विडाल प्रजातियां पाई जाती हैं, ठीक है, जिनमें से शामिल है कौन सी, पलार्स कैट, यूरेशियन लिंक्स, जंगल यहाँ पर कैट, फिशिंग कैट, लेपर्ड कैट और रस्टी स्पॉटेड कैट, मार्बल कैटेड और एशियाटिक गोल्डन कैट और डेजर्ट कैट और कैरिकल। इनमें से बोलेगा 10 विडाल प्रजातियों में से यहाँ पर कौन सी प्रजातियां इसमें शामिल नहीं है ना। नाम दे देगा आपको, तो एक बार थोड़ा सा नाम इनको अपनी कॉपी में नोट कर लेना है, राइट। जंगल कैट भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली छोटी बिल्ली प्रजातियों की इंपॉर्टेंट बात है। और इसके बाद रस्टी जो स्पॉटेड कैट है ये दुनिया की सबसे छोटी जंगली बिल्ली का स्थान लेती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। रस्टी यहाँ पर स्पॉटेड जो है ये कैट दुनिया की सबसे छोटी जंगली बिल्ली प्रजाति है। बड़ी बिल्ली प्रजातियों के अंतर क्या अंतर होता है इसमें। बड़ी बिल्ली प्रजातियों में जैसे कि बाघ, शेर आदि के गले में लचीली हाइड हड्डी होती है जिससे यहाँ पर वे दहाड़ सकती हैं, है ना। इससे क्या होता है, दहाड़ सकती है। और इसके विपरीत छोटी बिल्ली प्रजातियों में कठोर हड्डी होती है जिससे यहाँ पर लगातार घुरघुराने या फुर की आवाज़ निकाल सकती हैं, है ना, याद रखना है। दोनों में डिफरेंस है। भारत के यहाँ पर प्रमुख छोटी बिल्लियों के प्रजातियों में अंतर, ये ऊपर मैंने इस टाइप का क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है, इसको लेकर के मैंने क्वेश्चन MCQs में कराया हुआ है ना। MCQs जो मैंने PT 65 का कराया हुआ है वहाँ पे कराया, हर पार्ट 1 का, पार्ट 2 का, ऐसे करके हर टॉपिक के हिसाब से कराया, तो वहाँ पे भी देख सकते हो आप। आगे यहाँ पर है भारत में प्रमुख बिल्लियों छोटी बिल्लियों की प्रजातियों को लेकर के यहाँ पर दिया गया है, इनके विवरण आप एक बार इनको पढ़ सकते हो, ठीक है। टॉपिक आगे है भारत में हाथियों की स्थिति। भारत में हाथी है उनकी क्या स्थिति है, राइट। तो देखते हैं यहाँ से, यहाँ पर जो एशियाई हाथी की कुल संख्या 22,446 है, ठीक है। और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है उसको देखते हैं। राज्यों में एशियाई हाथियों की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य कर्नाटक है, उसके बाद असम, तमिलनाडु और केरल का स्थान आता है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और वर्तमान में वनों में रहने वाले हाथी मुख्य रूप से निम्नलिखित में से 4 पहाड़ी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो हिमालय, तलहटी क्षेत्रों में, और तो पूर्वोत्तर राज्य में, और मध्य पूर्व, और यहाँ पर भारत के पश्चिमी पूर्वी घाटों में, ठीक है। उसके साथ साथ अंडमान जो द्वीप है उसमें भी कुछ संख्या में पाए जाते हैं। तो 2 पॉइंट यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पर वनों में जो रहने वाले एशियाई हाथियों की सर्वाधिक संख्या भारत में है, जो एशियाई हाथियों की कुल वैश्विक समष्टि का करीब 60% दिखाता है। तो ये 3 पॉइंट आपको यहाँ से काफ़ी अच्छा पॉइंट देंगे। अगर यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो इन 3 पॉइंट को लेकर के क्वेश्चन जरूर यहाँ पर दिखेगा आपको। इन 3 पॉइंट में कोई एक पॉइंट जरूर दिखेंगे आपको, ठीक है। आगे एशियाई हाथी एलिफस मैक्सिमस, इसको देखते हैं, इसकी क्या विशेषता है। यहाँ पर एशियाई महाद्वीप का यहाँ पर सबसे बड़ा स्थलीय स्तनपायी है।
3 उप प्रजातियाँ होती हैं इसमें, ठीक है, भारतीय, सुमात्राई और यहाँ पर श्रीलंकाई, राइट। जीवन काल 60 से 70 वर्ष और स्तनधारियों में सबसे अधिक गर्भावधि 22 माह, ठीक है। ये एक बार क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था, जब हाथी का जो बच्चा था उसको कोरोना टाइम पे न्यूज़ में था कि उसको बच्चे को गिरा दिया था गड्ढे में ना, वो मर गया था, उसको लेकर के यूपीएससी ने क्वेश्चन बनाया हुआ था वहाँ से, तो उसका गर्भकाल कितना होता है। जब से उसके बाद से जितने भी यहाँ पर प्रजाति आ रही है उसका सबका गर्भकाल ही लोग यहाँ पर लिख दे रहे हैं। तो यूपीएससी क्या करता है, एक बार उसने क्वेश्चन पूछा तो उसको छोड़ दिया एरिया, वहाँ पे नहीं आएगा, है ना। अभी जैसे क्या होता है, सांप ने बिल बनाया, ठीक है, बिल बना के वहाँ रहता है, कुछ टाइम बाद अगर वहाँ पर उसको जैसे कि खोदा गया, मिल गया सांप है, तो दोबारा लोग सोचेंगे उसी में आएगा, दोबारा अब वहाँ पे नहीं आएगा वो, है ना। इस वही आप पे भी यूपीएससी है, यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछा उसके बाद भूल जाओ आप टॉपिक, वहाँ पर वापस आने वाला है। लेकिन ये लोग जो क्या कोचिंग वाले इसको फॉलो करते रहते हैं कि यहाँ पर हाँ अगर ये पूछा है तो 12 मिनट में पूछ सकता है, लेकिन बहुत रेयर है कि पूछेगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा, ठीक है, याद रखना है। आगे देखते हैं, इनके यहाँ पर देखो प्रोटेक्शन क्या है, देख सकते हो ये, है ना, इनकी स्थिति क्या होती है, बस और कुछ नहीं देखना है। ज़्यादा आप देखोगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे क्या क्या चीज़ें किसके बारे में पढ़ोगे, तो बस इतनी चीज़ें देखो। एक यहाँ पर जो प्रजाति होती है उसके बारे में क्या कहाँ पाई जाती है, अगर इंडिया में पाई जाती है तो, अगर इंडिया के पड़ोसी देशों में पाई जाती है तो आपको वो याद रखने हैं, है ना, इनकी स्थिति क्या होती है, और यहाँ पर कुछ खास बात अगर होती है तो यहाँ पर जैसे जीवन काल 60 से 70 वर्ष होता है ना, तो ये याद कर सकते हो, और कुछ खास इसमें नहीं है इंपॉर्टेंट। आगे आते हैं, यहाँ से एशियाई हाथी और यहाँ पर जो अफ्रीकी आते हैं उसके यहाँ पर कंपेयर है, इसको आपको पढ़ना है, ठीक है। आपका होमवर्क ये भी है, 2 होमवर्क ऊपर थे, तीसरा यहाँ भी हो गया, इसको आपको यहाँ से कवर करना है, ठीक है। आगे आते हैं, अगला टॉपिक यहाँ से मगरमच्छ संरक्षण परियोजना, इसके 50 वर्ष यहाँ पर पूरे हो गए। क्रोकोडाइल यहाँ पर जो कंजर्वेशन प्रोजेक्ट है, इसमें यहाँ पर विश्व मगरमच्छ दिवस 2025 की पूर्व संध्या पर भारत में मगरमच्छ संरक्षण परियोजना की शुरुआत स्वर्ण जयंती में मनाई गई थी। यहाँ तक यहाँ पर प्रत्येक वर्ष 17 जून को विश्व मगरमच्छ दिवस यहाँ पर मनाया जाता है, ठीक है। इसके संरक्षण के बारे में देख सकते हो, क्योंकि यहाँ पर इसकी जो परियोजना है इसकी शुरुआत HR बास्टर्ड्स की सिफारिश के आधार पर 1 अप्रैल 1975 को ये परियोजना शुरू की गई थी। उद्देश्य क्या होगा, इस मगरमच्छ के प्राकृतिक जो पर्यावरण है उसके संरक्षण करना उसको, और कैप्टिव ब्रीडिंग के माध्यम से इनकी समष्टि संख्या को तेजी से बढ़ाना होगा, ठीक है। भारत में मगरमच्छ संरक्षण की सफलता ओडिशा की विशेष भूमिका जो होगी यहाँ पर, जिसमें कि भारत में एकमात्र ऐसा राज्य है ओडिशा जहाँ पर मगरमच्छ के तीनों देशज जो नेटिव होती है प्रजातियों उसके संरक्षण केंद्र पर मौजूद हैं। ये तीनों केंद्र कौन कौन से हैं, घड़ियाल, खारे पानी का मगरमच्छ, और यहाँ पर मगरमच्छ यहाँ पर जो है ये, जिसमें से रामतीर्थ, सिमलीपाल और डांगमाल भीतरकनिका में और सतकोशिया में, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बात है। आगे खारे जल में मगरमच्छ और इसकी समष्टि की वृत्ति है ना, वृत्ति यहाँ पर इसमें कि ये तो नहीं पूछेगा, हटाओ इसको, देखते हैं आगे देखते हो ना। हाँ, ये जो घड़ियाल वाला है, घड़ियाल संरक्षण क्षेत्र राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश राज्यों में विस्तृत है ये, ठीक है। कतरनिया घाट वन्य अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश, गंडक नदी कार्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड, सोन घड़ियाल टाइगर अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में। आपसे मैचिंग करने दे सकता है, इनमें से कौन से जो वन्य अभ्यारण्य या घड़ियाल क्षेत्र हैं कहाँ पर है ना, याद कर सकते हो। आज भारत में विश्व की 80% प्राकृतिक पर्यावरण वाली घड़ियाल समष्टि मौजूद है। वर्तमान में चल रही कुछ संरक्षण पहले यहाँ पर, जैसे कि वर्ष 2025 में भारत एक यहाँ पर नए एशियाई जो घड़ियाल संरक्षण परियोजना इसकी घोषणा की है। इस नई परियोजना का उद्देश्य गंगा, ब्रह्मपुत्र व नदी, सिंधु नदी को लेकर के ओडिशा की महानदी घड़ियालों में समष्टि को बढ़ावा देना है। ये कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं पूछेगा इनसे। आपको ये पूछ सकता है शायद कि जो इसकी स्थिति क्या होगी, है ना, ये पूछ सकता है। इसकी विशेषता क्या होती है, यहाँ पर रात्रिचर होता है, ठीक है। और यहाँ पर इसकी विविधता क्या होती है, ये विश्व में मगरमच्छ की 13 प्रजातियाँ, जिनमें से 3 भारत में पाई जाती हैं, जो मैंने 3 आपको बताई है ना, वो तीनों याद रखनी ओडिशा साइड में। और खारे पानी का मगरमच्छ है, विश्व का सबसे बड़ा मगरमच्छ और सबसे बड़ा जीवित सरीसृप भी माना जाता है। किसी जीव की प्राणी में संवर्धित काटने की क्षमता इसी में होती है, ठीक है। आगे मगर, घड़ियाल और पर्यावरण सबके बारे में पर दिया हुआ है, ठीक है, देख सकते हो ये। आगे आते हैं, टॉपिक अगला है नदी डॉल्फिन। नदी डॉल्फिन में क्या है, देखो नदी डॉल्फिन यहाँ पर इसका यहाँ पर पहला व्यापक नदी डॉल्फिन जनसंख्या आकलन किया गया है, तो इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि यहाँ पर ये पहला किया गया है, ठीक है। तो 2024 की शीर्षक रिपोर्ट यहाँ पर जारी की, जिसमें से यहाँ पर भारत में नदी डॉल्फिन की संख्या कुल यहाँ पर 6327 है, जिसमें गंगा नदी डॉल्फिन में 6324 और सिंधु नदी डॉल्फिन में केवल 3 यहाँ पर शामिल हैं, ठीक है। वितरण क्या होगा इनका, मुख्य रूप से गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी में जोड़ियों में देखा गया इनमें। राजवार की स्थिति में उत्तर प्रदेश डॉल्फिन की आबादी वाली सर्वाधिक होगी।
ठीक है। और इसके बाद क्रमशः बिहार और पश्चिम बंगाल का स्थानों का, ये स्टेट की बात हो गई। और अम्ब्रेला प्रजाति में जो होगा, इसमें डॉल्फिन एक अम्ब्रेला प्रजाति है। इसका अर्थ होता है कि यहाँ पर डॉल्फिन संरक्षण को उसके पर्यावास और वहाँ की व्यापक जैव विविधता, उसके प्रत्यक्ष सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा इसमें, ठीक है। भारत में नदी डॉल्फिन के बारे में कुछ विशेषताएं दे सकते हो, यहाँ पर लिखिएगा, इनको आपको रीड करना है, राइट, इनकी स्थिति और यहाँ पर इनको रीड करना है आपको, ये खुद आपका काम है, क्योंकि यहाँ पर सब फैक्चुअल पॉइंट है। यहाँ पर मुझे समझाने बताने कोई मतलब नहीं कि क्या क्वेश्चन पूछ सकता है ना। तो ये तो क्वेश्चन एक तरह से स्टैटिक पॉइंट हो गए, इनको आपको खुद से रीड करना है। आपका चौथा 5वां नंबर की हो गया, जो मैंने आपको कंटिन्यू देते जा रहा हूँ, ठीक है। आगे है गिद्ध या वल्चर, इसके बारे में देखते हैं। देखो वल्चर यहाँ पर क्यों न्यूज़ में है, क्योंकि यहाँ पर ये इनका पहला अखिल भारतीय आकलन निगरानी जो असेसमेंट मॉनिटरिंग की गई थी, है ना, इसको लेकर के यहाँ पर सभी यहाँ पर दर्ज किए गए घोंसलों में 54% संरक्षित क्षेत्रों में स्थित होते हैं। और ये 17 राज्यों और 216 स्थलों पर 4 गंभीर रूप से संकटग्रस्त क्रिटिकल इंडेंजर्ड प्रजातियों में ध्यान केंद्रित इनको किया गया है, ठीक है, देख सकते हो। ये भारतीय गिद्ध यहाँ पर है। भारतीय गिद्ध ये मुख्यतः मध्य प्रदेश और राजस्थान मुकुंदरा हिल्स में सबसे बड़ी आबादी वाले पाए जाते हैं को लेकर के देखा गया इनमें, ठीक है। और जो यहाँ पर बोला है व्हाइट रम्ड गिद्ध, व्हाइट रम्ड गिद्ध जो है ये क्या होगा, ये जो यहाँ पर देखो बनाए है ना, ये यहाँ पर हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा घाटी में स्थित होगा। सिलेंडर बिल्ड गिद्ध ये मुख्य रूप से असम में क्षेत्र में होता है। और रेड हेडेड गिद्ध ये प्रजाति मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में पाई जाती है। और ये घने और यहाँ पर अतिक्षुब्ध जो वन है उसके निर्भर होते हैं उस पर। और यहाँ पर इसकी आबादी अत्यंत कम और खंडित अवस्था में होती है। तो 3 बातें यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये गिद्धों के बारे में, ठीक है। आगे गिद्ध के बारे में यहाँ पर कुछ दे रखा है और कुछ पॉइंट, जैसे कि यहाँ पर उनकी विशेषताएं क्या होती हैं। गिद्ध यहाँ पर मृत पशुओं के शवों को निर्भर रहने के लिए यहाँ पर मृतभक्षी पक्षी होते हैं, इसलिए उन्हें प्रकृति का सफाई कर्मी भी कहा जाता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। क्योंकि यहाँ पर जैसे कि मान लो लायन है, ठीक है, शेर है। अब यहाँ पर शेर क्या मतलब, मान लो कोई जानवर है वो मरा, ठीक है, उसको वो गंदगी फैली, उसको इस गिद्ध ने उसको खाया, क्या वो गंदगी साफ हुई, तो क्या होगा, एक तरह से हमारा पर्यावरण की सफाई के लिए भी इसको जानते हैं, है ना। तो एक पॉइंट ऊपर कुछ थे। और एक बात ये आपको पढ़ने, ऊपर कुछ पढ़ने थे और यहाँ पर ये संरक्षण पहले आपको पढ़ने हैं। जैसे कि यहाँ पर गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र रानी असम और पिंजौर हरियाणा में अवस्थित है, ठीक है, यहाँ से। और यहाँ पर भारत में गिद्ध संरक्षण कार्य योजना 2020 से 25 के बीच में आई थी, ये भी आपको याद रखना है। और असम में स्थित यहाँ पर एक संस्था द्वारा भारत का पहला गिद्ध संरक्षण पोर्टल प्रारंभ किया गया है, कहाँ पर, असम में। तो ये सब कुछ बातें आपको याद रखनी। और यहाँ पर वन्यजीव संरक्षण नियम 1972 की वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1 की सूचीबद्ध अनुसूची 1 में किया गया इसको। इतनी बातें आपको यहाँ से पढ़नी है। आगे ऊंट पर मसौदा नीति पत्र है, देखते हैं यहाँ पर कैमल्स पर। ड्राफ्ट पॉलिसी पेपर में 1970 के दशक में भारत में ऊँटों की आबादी 75% से कमी आई है। ऊँटों की समाष्ट में गिरावट के कारण, क्या गिरावट के कारण हो सकते हैं, एक तो यहाँ पर पारंपरिक रूप से चली आ रही उनकी आर्थिक उपयोगिता में कमी, चारागाह पर हानि होगा, है ना, भूमि में हानि होगी, क्योंकि चारागाह मिलेगा नहीं, भूमि में पर उन्होंने रोड सड़कें सब बना दिया, तो यहाँ से क्या होगा, चारागाह नहीं मिल रहा है, तो उनसे क्या होगा, उनकी कमी देखी गई। पर्यावरणीय दबाव, मरुस्थलीकरण, आक्रामक प्रजातियाँ, लंबे समय तक सूखा पड़ना, है ना, और प्रतिबद्धात्मक विविध तंत्र, ऊँट आधारित उत्पादों को अविकसित बाजार। तो यहाँ से अब से क्वेश्चन पूछ सकता है यूपीएससी कि अभी हाल ही में ऊँट की जो या कैमल्स की जो मसौदा नीति आई थी, उसमें यहाँ पर ऊँटों की संख्या में 75% की कमी आई है। तो उस कमी के कारण क्या हो सकता है, 3 पॉइंट आपको दे देगा, 4 पॉइंट दे देगा, क्या कारण हो सकता है, ठीक है, सभी कारण हो सकते हैं अगर एक पॉइंट देगा तो, ठीक है। आगे देखते हैं ऊँट के बारे में। और इस रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है। ऊँट यहाँ पर शुष्क भूमि संबंधी पारिस्थितिक तंत्र के लिए असाधारण रूप से अनुकूल होते हैं। और ऊँट पालन मुख्य रूप से राजस्थान और गुजरात में 90% किया जाता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऊँट पालन से जुड़े पशुपालक समुदाय में रायका, रबारी और फकीरानी, जाट और मंगरेड़ियार समुदाय शामिल होते हैं। ऊँटों के कुबड़ में वसा का भंडार होता है, किसका, वसा का भंडार होता है, जो उन्हें भोजन की कमी होने पर ऊर्जा प्रदान करता है। और साथ ही अपने ऊँट में कुबड़ में नहीं बल्कि यहाँ पर रक्त में कोशिकाओं को जल जमा करते हैं, इंपॉर्टेंट बात है ना, फिर से पढ़ते हैं इसको। ऊँटों के कुबड़ में वसा का भंडार होता है, जिन्हें जो भोजन की कमी होने पर वो ऊर्जा प्रदान करते हैं उसको। और साथ ही ऊँट अपने कुबड़ में नहीं बल्कि रक्त कोशिकाओं में जल जमा करते हैं। हाँ, जो ऊँट बोलते हैं, बोलते हैं कि उनका कुबड़ है वहाँ पे पानी भरा हुआ, नहीं, पानी वहाँ पे नहीं भरते हैं, गलत बात है, यहाँ पे लिखा हुआ है ऊँट में अपने कुबड़ में नहीं बल्कि यहाँ पर रक्त कोशिकाओं में जल जमा करता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है।
और पारिस्थितिक यहाँ पर जो भूमिका है उसको लेकर के इसमें द्वारा जल की कम खपत, चरने संबंधी जो चयनात्मक व्यवहार है वो, और मुलायम वनस्पति विविधताओं को बनाए रखने के लिए इसे मरुस्थलीकरण को रोकने में मदद करता है। ठीक है। ऊँट का गोबर शुष्क क्षेत्रों में मृदा को समृद्ध बनाता है। तो ये सब याद रखना है। भारत में पाई जाने वाले कुछ यहाँ पर ऊँट की नस्लें हैं, जैसे कि बीकानेरी राजस्थान में, ठीक है, जैसलमेरी ये भी राजस्थान की है, और मेवाड़ी ये भी यहाँ पर है। ये दुग्ध क्षमता के लिए प्रसिद्ध है मेवाड़ी राजस्थान में, है ना। और कच्छ गुजराती में यहाँ पर हल जोतने के लिए होगा। ये हल जोतने के लिए आपसे क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, जो भारत में ऊँट की नस्ल है उसके बारे में विचार करना है। आपको 4-5 ऊँट दे देगा, जैसे बोल देगा बीकानेरी ऊँट, ठीक है, दे देगा मेवाड़ी ऊँट, और दे देगा कच्छ गुजराती ऊँट और खराई ऊँट। इनमें से बोलेगा इनके क्या क्या काम होते हैं, ऐसे मैचिंग करना। जैसे बोल देगा मान लो कच्छ का गुजराती है, ये कच्छ गुजराती आपको दे दिया, मान लो जैसे कि हाँ ये सॉरी क्या है, ऊँट है ना, कच्छ गुजराती ऊँट जो है ये बोलेगा ये काम करता है किसको, ये लंबे बालों के लिए, और ये विशेष रूप से पतला और काफ़ी गति के लिए प्रसिद्ध होगा। तो गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है, ये हल जोतने के लिए प्रसिद्ध है। दूसरा बोल देगा जैसलमेरी राजस्थान जो आती है ये आपका हल जोतने के लिए होगा, तो गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर पतला नस्ल वाला है। ऐसे करके घुमा के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको सिंपल सा करना है, अब ये 4 पेपर में मेवाड़ी राजस्थान आती क्या करता है ये लिखना है, जैसलमेरी राजस्थान आती क्या करता है ये लिखना है। तो इनके बारे में सब एक एक हाथी क्या करते हैं आपको लिख जाना है, पॉइंट ये, ठीक है। अगर क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ से आपको फंस जाएगा ये, राइट। आगे आते हैं, 2 कुब्बड़ वाला ऊँट, बैक्टीरियल ऊँट जिसको बोलते हैं, ये काफ़ी ज़्यादा मैंने क्वेश्चन में कराया है, MCQs में कराए वाले, है ना, बैक्टीरियल ऊँट। तो देखते हैं इसका पर्यावास यूरोप से लेकर पूर्वी एशिया तक, विशेष रूप से ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, मंगोलिया और चीन। भारत के लद्दाख में कुछ क्षेत्र में यहाँ पर इसमें देख जो शीत मरुस्थल क्षेत्र में भी पाया जाता है। आगे आते हैं, इनकी विशेषता क्या होती है। 2 कुब्बड़, ऊर्जा भंडार के रूप में काम करना, वर्षा संग्रहित होना, जल नहीं होता है इसमें, इंपॉर्टेंट बात है याद रखना है, जल इसमें नहीं होता है कुब्बड़ में। घना यहाँ पर ऊनी आवरण होता है इनका, ठीक है, जिससे अत्यधिक ठंडी और गर्मी का बचाव कर सकते हैं। चौड़े पाव होते हैं, तो ये सब आप रीड कर सकते हो, लिखना नहीं है आपको, ये पॉइंट लिखना नहीं है, बहुत है पॉइंट। सिर्फ आप एक बार रीड करना, रीड करोगे तो सेट हो जाएगा माइंड में कि हाँ इनके पास ऐसा होता है, ये सब चीज़ें ना। ये आगे आते हैं, जंगली आग। जंगली आग है, ये क्या है, देखो जंगली आग यहाँ पर अभी यहाँ पर न्यूज़ में था, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी स्थिति देखते हैं पहले, स्थिति क्या है, इसकी स्थिति यहाँ पर वल्नरेबल है, ठीक है, सुभेद है और अनुसूची 1, ठीक है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के परिशिष्ट 1 में सूचीबद्ध किए गए, राइट। तो देखो इसकी बात करते हैं, ये यहाँ पर इसका आवास कहाँ होता है, तिब्बती पठार और अल्पाइन टुंड्रा घास के मैदान में, ठंडे और मरुस्थलीय क्षेत्रों में, जहाँ पर्वतीय क्षेत्रों की ऊंचाई कम से कम 4000 से 6000 के बीच ऊंचाई होती है इनकी, वहाँ पर ये निवास करते हैं, ठीक है। इनके बारे में इसे हिमालय का जहाज भी कहा जाता है। ये उच्च तमोता वाले पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाले समुदाय मांस, दूध और परिवहन की सहायता से प्रदान करते हैं इनको। आवास क्या होगा इनका, हिमालय क्षेत्र, तिब्बत का पठार, पामीर का पठार, ताजिकिस्तान, मंगोलिया, साइबेरिया तक यहाँ पर पाए जाते हैं। इनकी विशेषता क्या होती है, मवेशियों की तुलना में इनके फेफड़े और हृदय बड़े होते हैं, काफ़ी बड़े होते हैं, ये शाकाहारी होते हैं। पहली बात इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर ये हर्बीवोरस होते हैं, ये शाकाहारी होते हैं, इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। और इंपॉर्टेंट बात क्या हो सकती है, यहाँ से इंपॉर्टेंट हो सकती है कि याक मिलनसार होते हैं और प्रायः 100 से अधिक विशिष्ट और बड़े झुंडों में एकत्रित होते हैं। हालांकि 10 से 20 के छोटे समूह में भी समान मौजूद हो सकते हैं, है ना। प्रमुख खतरे क्या होते हैं यहाँ देख सकते हो ये, और ये तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था, और देख लेते हैं, बस इसमें कुछ खास और इंपॉर्टेंट इसका नहीं है ना। आगे आते हैं, तमिलनाडु की संकटग्रस्त प्रजातियों का संरक्षण एक तरह से दे रखा है, देखते हैं इसको। यहाँ पर IUCN की स्थिति और इंडेंजर्ड क्या है, लिस्ट कंसर्न क्या है, नियर थ्रेटेड क्या है और क्रिटिकल इंडेंजर्ड क्या है, ठीक है। सिटीज परिशिष्ट 1 सूचीबद्ध नहीं। तो यहाँ पर देखो लैंड टेल मकाऊ जो है इसके बारे में यहाँ पर दे रखा है। लैंड टेल मकाऊ क्या है, ये स्टैटिक में पूरा देखना है आपको। उसके बाद बेयर पेलिड हिच हॉक, ये क्या है, ठीक है। उसके बाद है स्ट्राइप्ड हाइना, ये ठीक है, और हम्प हेडेड महासिर मछली, ये। तो यहाँ पर देखो क्या करना है आपको, महासिर मछली को बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी न्यूज़ में काफ़ी बार मैंने इसको, इंडियन एक्सप्रेस में न्यूज़ में तो कई बार इसका टॉपिक आया है। एक आपको ये पूरा पढ़ना है, ठीक है, इसके बारे में पूरा आपको नोट करके लिख लेना है, राइट। जो भी नोट बनाओगे इसको आपको समय समय पर, जब कभी खाना खा रहे हो, है ना, कभी यहाँ पर कुछ जैसे कि बहुत लोग हैं घर में, गर्ल्स लोग हैं, सब्जी काटना है या कुछ काम करना है, तो आप इस चीज़ को खोल के रख लो, इसको देखते रहो, है ना, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा ये, राइट। एक्स्ट्रा टाइम इनमें नहीं देना है आपको, ये याद रखना है। सबसे अच्छी बात होती है जो हमारी प्रजातियाँ होती हैं इनको याद करने के लिए, आप इन पर
कुछ काम करो बिजी हो तो यहाँ पर इसको देख के याद कर सकते हो, तो पूरा हो जाएंगे वो, ठीक है। एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना है। लैंटेल मकाऊ, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस बार, दो यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। देख सकते हो इनको भी, लेकिन दो मैं इनको बोलूँगा काफ़ी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत न्यूज़ में थी दोनों, है ना। आगे आते यहाँ पर देखो जो वन है फॉरेस्ट, इसका मैं कुछ टॉपिक करा दे रहा हूँ, बाकी कुछ टॉपिक मैं आपको बाद में कराऊंगा सेकंड पार्ट में, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा बड़ा यहाँ पर वीडियो हो जाएगा, 1 घंटे से करीब 1 घंटे का तो हो ही गया है। उसके बाद फिर यहाँ पर जो सेकंड टॉपिक लाएंगे और इसको टॉपिक को यहाँ पर मर्ज कर देंगे उसमें, ठीक है। देखते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें वन संरक्षण को लेकर के यहाँ पर है। इसमें देखो वन संरक्षण संवर्धन संशोधन अधिनियम 2025 की मुख्य विशेषता यहाँ पर क्या हो सकती है, जैसे कि यहाँ पर वन मंजूरी प्रक्रिया वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अनुसार चरण 1, जिसमें यहाँ पर सैद्धांतिक मंजूरी दी जाती है। सेकेंड 2 में, चरण 2 में मंजूरी अंतिम मंजूरी होती है, ठीक है। और यहाँ पे देखो क्वेश्चन पेपर में क्या पूछ सकता है, हम लोग इसकी बात करते हैं। ये क्या दे रखा है क्या नहीं दे रखा है मुझे उससे मतलब नहीं है, ठीक है। अपने क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन पूछ सकता है वन्य संरक्षण संशोधन अधिनियम 2025 की मुख्य विशेषताओं में लेकर के यहाँ पर कि जो वन संरक्षण अधिनियम 1980 है, वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित वन संरक्षण संशोधन 2023 द्वारा संशोधन किया गया था इसका, ठीक है। क्या पूछ सकता है पेपर में, ये देखते हैं। हाँ, यहाँ पे जो संशोधन किया गया इसके बारे में देखो। यहाँ पर ये वन की परिभाषा क्या हो सकती है। देखो वन ऐसी भूमि जिसे किसी कानून या जैसे भारतीय वन अधिनियम 1927 के तहत वन घोषित या अधिसूचित किए जाते हैं, उनको यहाँ पर वन श्रेणी में आएंगे। ऐसी भूमि जो 25 अक्टूबर 1980 के बाद सरकारी अभिलेख हो कि वन के रूप में दर्ज की गई हो, ये भी आएगी, है ना। इसमें वह भूमि शामिल नहीं होगी जिसका उपयोग 1996 से पहले आधिकारिक तौर से गैर वन उद्देश्य के रूप में परिवर्तित कर दिया गया हो, ठीक है। तो ये 3 बातें कुछ आपको यहाँ से याद रखनी है। वन की जो परिभाषा है उसको लेकर के 2023 का संशोधन था उसके बाद, है ना। यहाँ पर देखो 2024 में सर्वोच्च न्यायालय जो है, उच्चतम न्यायालय ने या सर्वोच्च न्यायालय ने राज्य केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि जब तक वन संरक्षण अधिनियम 2023 के तहत वन भूमि पहचान पूरी नहीं हो जाती है, तब तक वो 1996 के TN गोदावरी मामले की जो परिभाषा वन की थी वही मानी जाएगी, जब तक यहाँ पर इसकी पूरी तरह से पहचान और वेरीफाई नहीं कर लेते हैं तब तक, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है। और क्या पूछ सकते हैं, और यहाँ से कुछ परियोजनाएं पूछ सकते हैं। हाँ, जैसे यहाँ पर है कि अधिनियम में से कुछ छूट प्राप्त श्रेणियाँ हैं, जैसे कि यहाँ पर पहला है किसी बस्ती या रेल और सड़क किनारे स्थित जो सुविधा कनेक्टिविटी है, छूट की सीमा रेल लाइन या सरकार द्वारा बनाई गई कुछ सार्वजनिक सड़क किनारे में स्थित जो 0.10 हेक्टेयर की वन भूमि। देखो यहाँ पर कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको सिर्फ यहाँ से 2023 का जो संशोधन था, है ना, इसको आपको थोड़ा सा रीड करना है। ये 3 पॉइंट है, और यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा बोला था वो एक इसकी बात याद करनी है, और कुछ खास यहाँ पर नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। बाकी इसका मैंने MCQs कराया हुआ है, MCQs इस टॉपिक पर भी देख सकते हो, ठीक है। आगे आते हैं। यहाँ पर राष्ट्रीय महत्व और राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधित परियोजना, है ना, ये कुछ नहीं खास है, इसको छोड़ते हैं, हटाते हैं, इसको हटाते हैं। आगे यहाँ पर जो TN गोदावर्मन थिरुमलवाद बनाम भारत संघ मिला, इसने यहाँ पर 1995 में उच्चतम न्यायालय का एक महत्वपूर्ण निर्णय जिसे वन व्यापक सामग्री की परिभाषा स्थापित करता था, ठीक है। वन की परिभाषा का विस्तार करते हुए इसमें निम्नलिखित क्षेत्र को भी शामिल किया गया था, जैसे कि ऐसे सभी क्षेत्र जो किसी सरकारी या केंद्र शासित प्रदेश राज्य अभिलेख वन के रूप में दर्ज हो, चाहे उनका स्वामित्व मान्यता या वर्गीकरण कुछ भी हो, और सभी ऐसे क्षेत्र जो वन के शब्दकोशी अर्थ को अनुरूप होते हैं, वे क्षेत्र जिन्हें 1996 के आदेश के बाद राज्य सरकारों द्वारा गठित विशेषज्ञ समितियों वन के रूप में चिन्हित किया हो। तो यहाँ पर कुछ इसके मामला था, उसमें यहाँ पर बातें बताई गई थी, है ना। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, तो यहाँ पर जो वन परिभाषा थी उसको लेकर के यहाँ पर TN गोदावर्मन बनाम भारत संघ मामला था, उसको लेकर के कौन सी बातें यहाँ पर सही है ना। तो ये कुछ पॉइंट आपको यहाँ से दे सकता है पूछने के लिए। जो भी पॉइंट देगा इसमें कुछ चेंजमेंट नहीं कर पाएगा, वो घुमा नहीं पाएगा, क्योंकि आपका सिंपल पॉइंट पूछेगा, है ना, स्टैटिक पॉइंट पूछेगा, इसलिए UPSC स्टैटिक पॉइंट कभी पूछते नहीं है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा नहीं। एक बार आप पढ़ सकते हो अपने थोड़ा सांत्वना देने के लिए कि हाँ चलो मैंने पढ़ा टॉपिक, राइट। अगर पूछता है क्वेश्चन तो यहाँ से बन सकता है, ठीक है। आप पेपर में वरना आए कि हाँ TN गोदावर्मन ये बात कौन सा मामला आ गया, ये तो उसमें था, पॉलिटी में था, ये कहाँ से आ गया, है ना। तो ये चीज़ आप देख सकते हो कि वन परिभाषा को लेकर के यहाँ पर दिया गया था। या बोल देगा कि जो ये मामला है ये किससे संबंधित है, ये वनों की व्यापक परिभाषा को लेकर के संबंधित है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बात है। आगे राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन, ये क्या है देखते हैं इसको।
राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन, इसमें यहाँ पर केंद्रीय पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने यहाँ पर ग्रीन इंडिया मिशन के तहत यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स जारी किए थे, है ना। इसके बारे में देखते हैं। ग्रीन इंडिया मिशन की शुरुआत 2011 में हुई थी और राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन कार्य योजना के 8 मिशनों में शामिल है ये, ठीक है। और ये वन गैर वन क्षेत्र में वन वृक्ष आवरण में वृद्धि करना मिशन के तहत यहाँ पर 24 मिलियन हेक्टेयर से अधिक यहाँ पर क्षेत्र में वृक्षारोपण का लक्ष्य रखा गया था, ठीक है। तो ये देख सकते हो। और पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं में सुधार करना, इससे क्या होता है, वायुमंडल में कार्बन अवशोषण और भंडारण भी शामिल होगा, ठीक है। वर्ष 2030 तक यहाँ पर 2.5 से 3.0 2.5 से 3 तक यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड के समतुल्य अतिरिक्त यहाँ पर कार्बन सिंक का निर्माण करना शामिल होगा इसमें, ठीक है। तो यहाँ से कुछ डेटा आपको याद रखना है। आगे ग्रीन इंडिया मिशन के यहाँ पर 3 उप मिशन लक्ष्य है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पर वन क्षेत्र को लेकर के गुणवत्ता और पारिस्थितिक तंत्र में सेवा में सुधार करना, ठीक है। वन वृक्ष आवरण को बढ़ाना और पारिस्थितिक तंत्र की पुनर्बहाली करना, और वनों में निर्भर जो समुदाय हैं उसकी यहाँ पर आय को लेकर के स्रोतों को बढ़ावा देना। तीनों बातें यहाँ से इसकी याद रखनी है आपको ये, ठीक है। इसका वित्त पोषण क्या होगा, आंशिक रूप से वित्त पोषण मिशन के लिए आवंटित राशि और शेष वित्त पोषण राष्ट्रीय प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना द्वारा प्राप्त होगा। इसका जो क्रियान्वयन अवधि होगी 10 वर्ष 2021 से 2030 तक, ठीक है। क्रियान्वयन जो एजेंसी होगी, मतलब यहाँ पे जो इसकी क्रियान्वयन एजेंसी होगी वो कौन सी होगी, ये मिशन बॉटम अप मॉडल पर आधारित है और ये संयुक्त वन प्रबंधन जो समिति है उस मिशन की प्रमुखता एजेंसी मानी जाएगी, ठीक है। कुछ यहाँ पर अतिरिक्त पॉइंट एक्स्ट्रा नहीं पढ़ने आपको, सिर्फ यहाँ पे कब इसका यहाँ पर ये मिशन कौन से मिशन में शामिल था, है ना, और कौन कौन से यहाँ पर मिशन को लेकर के इसमें 3 उप मिशन दिए गए थे वो, ठीक है। 2 बातें हो गई। और यहाँ पर इसके प्राधिकरण क्या है, इसकी कार्यान्वयन की अवधि क्या होगी, कौन सी इसकी एजेंसी होगी। तो करीब यहाँ से 4 से 5 बातें आपको यहाँ से याद कर लेनी है ना। ऐसे नोट बना के लिख सकते हो। देखो ये मैगजीन के आपको नोट्स बना के रखना है, क्योंकि ये मैगजीन पेपर टाइम पे आप नहीं कर पाओगे। भले ही आप क्या करो, इस मैगजीन को प्रिंट निकालो या मार्केट से ऑर्डर कर लो या आप कॉन्टेक्ट करो, मैं से कोरियर करवा दूंगा आपको। तो क्या इस जैसे टॉपिक है, इस टॉपिक पे आप मैंने क्या किया था, इस टॉपिक पे आपको छोटा सा कटिंग की A4 पेपर से 4 यहाँ पर कटिंग कर ली, उसमें यहाँ पर इसने ऐड कर दी, उस चीज़ों को हमने ऐड कर दी, बहुत सारी चीज़ें जो यहाँ पर हमको पढ़नी थी, है ना। ये सिंपल से अपना नोट्स बना सकते हो इस चीज़ को, इस टॉपिक का ऐसा भी कर सकते हो जैसा आपको ठीक लगता है। आगे आते हैं ग्रीन इंडिया मिशन की प्रमुख यहाँ पर रणनीतियाँ क्या होंगी, है ना। देखते हैं इसको। देखो यहाँ पर इनकी जो रणनीतियाँ प्रमुख हैं ये NDC से जुड़े हुई हैं, राइट। जैसे कि यहाँ पर राष्ट्रीय स्तर पर जो निर्धारित योगदान है क्या क्या कर रहे हैं, जैसे कि सूक्ष्म परिस्थिति तंत्र, है ना, निजी क्षेत्र की भागीदारी क्या होगी इनमें, और कार्बन मार्केट के क्या लाभ होंगे, और ग्रीन इंडिया फोर्स क्या होगा, राइट। यहाँ पर देखना है आपको। आगे देखते हैं वनों पर पर्यावरणीय लेखांकन रिपोर्ट 2025, फॉरेस्ट रिपोर्ट 2025 है, उसके बारे में सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय ने वनों पर पर्यावरणीय लेखांकन 2025 रिपोर्ट जारी की है, ठीक है। वनों पर पर्यावरणीय लेखांकन रिपोर्ट के बारे में देखो, रिपोर्ट किसने जारी की है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये बन जाता है, ठीक है, किसने यहाँ पर जारी की है, राइट। और ये किस के बारे में रिपोर्ट जारी की गई है, ये पर्यावरण लेखाओं से संबंधित 8वां क्रमिक संस्करण होगा इसका, कितना 8वां है। और ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरणीय आर्थिक लेखांकन प्रणाली ढांचे पर आधारित यहाँ पर वन लेखांकन और प्रथम समर्पित प्रकाशन माना जाएगा, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण आर्थिक लेखांकन प्रणाली के बारे में देखते हैं थोड़ी सी बात यहाँ पर। यह क्या है, अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी मानक है जो आर्थिक और पर्यावरणीय आंकड़ों को एकीकृत करता है। इसका उद्देश्य है कि पर्यावरण का अर्थव्यवस्था में योगदान को, अर्थव्यवस्था के में पर्यावरण के प्रभाव को समझना और विकास क्या होगा। इसी वर्ष 2012 में संयुक्त राष्ट्र UN, यूरोपीय आयोग और यहाँ पर खाद्य और कृषि संगठन FAO द्वारा विकसित किया गया था, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, किसके द्वारा पर विकसित किया गया था या विकास इसका किया गया था। और इसी सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय के तहत इसे पहली बार 2018 में अपनाया गया था, ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा SEEA के बारे में या संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण आर्थिक लेखांकन प्रणाली के बारे में विचार करना है। पहली बात बोलेगा यहाँ से कि इसे वर्ष 2015 में UN और आयोग द्वारा उसके जो FAO है उसके द्वारा विकसित किया गया था, जिसका भी हाल ही में 10 साल पूरा हुआ है, तो क्या गलत हो जाएगा क्योंकि 2012 में किया गया था। दूसरा, इन सांख्यिकी और कार्यक्रम मंत्रालय को लेकर के पहली बार इसे 2020 में अपनाया गया था, गलत है क्योंकि 2018 में अपनाया गया था, ठीक है। और एक पॉइंट और देगा, तीसरा यहाँ पर देगा कि यहाँ पर ये एक अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी मानक निकाय है जो आर्थिक और पर्यावरणीय आंकड़ों को एकीकृत करता है और जिसका उद्देश्य होगा ये पर्यावरण अर्थव्यवस्था में योगदान, पर्यावरण को प्रभाव को समझाना, है ना। ये बात करेक्ट हो जाएगी। तो ऐसे करके क्वेश्चन घुमा सकते हैं, ऐसे आपको याद रखना है। क्वेश्चन जो बनाता जा रहा हूँ आपको लिखते जाओ क्वेश्चन वो, ठीक है, साइड में इसी टॉपिक को लेकर के। आगे क्या है देखते हैं।
आगे टॉपिक कौन सा है, इसी में दे रखा है भारतीय वन स्थिति रिपोर्ट ISFR, इसको लेकर के यहाँ पर द्विवार्षिक प्रकाशन होता है ना। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, हमेशा क्वेश्चन यूपीएससी कहीं ना कहीं से घुमा के पूछता है इससे। तो देखो यहाँ से क्या है, इसमें कुल वृक्षावरण 2021 में आकलन को लेकर के 24.62 की परसेंट की तुलना में भौगोलिक क्षेत्रफल 25.17 हो गया, मतलब बढ़ गया है ना। इससे यहाँ पर 21.76 वनावरण में 3.41 वृक्षावरण शामिल होगा। ये पॉइंट आप डेटा लिख सकते हो, अलग अलग डेटा लिखना है आपको, ठीक है। दूसरी बात, सर्वाधिक वृद्धि कहाँ पर हुई है, आप लिखोगे सर्वाधिक वृद्धि छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, ठीक है। ये सर्वाधिक वृद्धि हो गई। और यहाँ पर जो वनावरण था कौन कौन शामिल था, आपने परसेंटेज लिख लिया, 2 बातें पूरी हो गई। उसके बाद वनावरण क्या होगा, फॉरेस्ट जो कवर है, यहाँ पर 19 राज्यों के शासित प्रदेश में वनावरण को उनके कुल क्षेत्रफल के 33% से अधिक माना जा रहा है, या अधिक देखा गया इसमें, ठीक है। और 75% से अधिक वनावरण वाले 8 राज्यों में केंद्र शासित प्रदेश मिजोरम, राज्य केंद्र शासित प्रदेश मिजोरम, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, ये सब शामिल हैं। कितना, 75% से अधिक वाले यहाँ पर वनावरण में, है ना। आपसे बोलेगा 75% अधिक वनावरण वाले में यहाँ पर मध्य प्रदेश को भी शामिल किया गया, जबकि मध्य प्रदेश इसमें नहीं है। इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। शीर्ष 3 राज्य जिसमें क्षेत्रफल के अनुसार मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़ है। आपसे बोलेगा शीर्ष 3 राज्यों के हिसाब से यहाँ पर इसमें पहला मध्य प्रदेश, दूसरा मिजोरम और तीसरा छत्तीसगढ़, ऐसे करके दे देगा, तो भी गलत हो जाएगी बात। कहाँ पे गलत करेगा ये बात मैं समझाता जा रहा हूँ आपको, ठीक है। तीसरा, शीर्ष 3 राज्य प्रतिशत के अनुसार जो सबसे ज़्यादा है, पहला बोलेगा मध्य प्रदेश, दूसरा बोलेगा लक्षद्वीप, तो गलत हो जाएगा क्योंकि मध्य प्रदेश पहला नहीं है परसेंटेज के हिसाब से, क्योंकि परसेंटेज के हिसाब से लक्षद्वीप पहले है। और फिर मिजोरम, अंडमान निकोबार द्वीप समूह होगा। कुल मैंग्रोव आवरण को लेकर के 4992 वर्ग किलोमीटर दर्ज किया गया, जो 2021 की तुलना में 7.43 वर्ग किलोमीटर की कमी देखी गई है ना। याद रखना इंपॉर्टेंट बात है। गुजरात में कमी देखी गई, जबकि आंध्र प्रदेश में, महाराष्ट्र में इसकी वृद्धि देखी गई है, ठीक है। ये बात याद रखना है। एनडीसी के रच के तहत यहाँ पर कार्बन स्टॉक 30.43 बिलियन टन CO2 समतुल तक पहुंच गया है। ये दर्शाता है कि भारत में 2030 तक 2.5 से 3 तक जो बिलियन टन तक लक्ष्य के मुकाबले 2025 की तुलना में 2.29 बिलियन टन अतिरिक्त कार्बन सिंक पहुंच चुका है। तो ये बात थोड़ा सा याद रखना है आपको, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है जो मैंने आपको बताया, राइट। प्रमुख शब्दावली यहाँ पर है, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है वन क्षेत्र, यहाँ पर क्या होंगे, ठीक है। वन क्षेत्र को सरकारी अभिलेख में वन क्षेत्र में दर्ज किए गए क्षेत्रों को वन क्षेत्र कहा जाएगा। इसे यहाँ पर अभिलेखित वन भी यहाँ पर कहते हैं। वनावरण क्या होता है ये आप देख सकते हो, वृक्षावरण क्या होता है ये आप पढ़ सकते हो, कार्बन स्टॉक क्या होता है। तो यहाँ पर देखो उनकी डिफिनेशन आप लिखोगे, क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकते हैं वन क्षेत्र, वनावरण, वृक्षावरण, कार्बन स्टॉक और संरक्षित वन। इनको आपको क्या करना है, लिखना है अपने कॉपी में या नोट्स में, और इनको रीड करना है, राइट। अगर आपके पास नोट्स में लिखा है पहले से तो ठीक है, नहीं लिखा है तो आप लगे हाथ इसको लिखते चलो, कंटिन्यू करते चलो जो मिल रहा है ना। यदि आप पीछे भरोसे बैठो, हाँ साथ लिखा होगा, नहीं, शायद को छोड़ दो, कंटिन्यू यहाँ पे करते रहो काम और अपना इनको याद करते रहो। तो यहाँ से 2 टॉपिक है, हम इसको फिनिश करते हैं, क्योंकि यहाँ पर 1 पॉइंट जो टॉपिक था 1.2 भी अपना पूरा हो चुका है। अब बचेगा कल 1.3, है ना। देख लेते हैं कौन कौन सा बचेगा। हम लोगों ने 1.2 पूरा कर लिया है ना, ये भी पूरा हो गया। आगे 1.3 कहाँ पे था, 1.3 कहाँ था, 1.2 और 1.3 है ना। 1.2 यहाँ तक है, 1.3 यहाँ तक आर्द्र भूमि और तटीय भूमि और महासागर, ये जो बचा हुआ है इसको हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, टॉपिक नंबर हम लोग कब करेंगे, ये 3 में करेंगे, मतलब पार्ट नंबर 2 में करेंगे हम लोग, राइट। क्योंकि यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया है, और जो पार्ट 2 उठाएंगे 1.3 से उठाएंगे, और जो भी आगे होगा उसको 1.3 के साथ साथ जो टॉपिक 2 है उसको भी कोशिश करेंगे कवर करने की, ठीक है। ऐसे कर करके हम लोग देखो वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं रखेंगे, मैक्सिमम 1 घंटा, है ना, 1 घंटे तक यहाँ पे इसको रखेंगे हम लोग, राइट। 1 घंटे तक और काफ़ी चीज़ों के यहाँ से कवर करेंगे। कम से कम 5 पार्ट में इसको मैगजीन को कोशिश करेंगे पूरी खत्म करने की, है ना। और एक टॉपिक जो मैं बताता जा रहा हूँ, आपको काम दे रहा हूँ वर्क, वो सब आपको घर पे कवर करना है। कुछ डाउट रहेगा टेलीग्राम पे जुड़ के पूछ सकते हो, टेलीग्राम में मैगजीन अपलोड कर दे रहा हूँ, वहाँ से आप डाउनलोड कर पाओगे इसको, ठीक है। एंड करते हैं, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।